नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक़, जिसने पैदा किया, जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। लेक्चर शुरू करने से पहले हमारे एक बहुत दीनीना साथी, उनका कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ है, तो एक उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे। एक हमारे दोस्त हैं डॉक्टर मुख्तार साहब, उनके भाई की डेथ हुई है, तो इनके लिए भी दुआ करनी है। तो एक चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल है। खुदा ये कहता है कि जिसने मेरे एहसानात का शुक्रिया अदा किया, हम उस पे मज़ीद एहसानात करते हैं। तो खुदा की जो दी हुई नेमतें हैं, अगर हम इनका शुक्र अदा करते हैं तो खुदा हम पे मज़ीद नेमतें अता करता है हमें। इसी तरह दुनियावी जो लोगों के एहसानात होते हैं, उनका भी शुक्र अदा करना चाहिए। चाहे वो बंदा आपके एहसानात को तस्लीम करे या उस शुक्रिया को तस्लीम करे ना करे, लेकिन मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि रब करीम जो है ना, उस एहसान को ज़रूर तस्लीम करता है और उसका कोई ना कोई सिला आपको ज़रूर देता है। जैसे मुझसे पहले बेशुमार लोगों ने काम किए, चाहे वो सुकरात था, चाहे वो बुकरात था, चाहे वो अरिस्तो था, चाहे वो हनीमन था, कैंट था, लिपि था और फ्रैंकटन था, हेरिंग था, एलन था, जितने भी बेशुमार नाम हैं जिनका गाए बगाए मौके के मुताबिक उनके नाम आते रहते हैं और हम उनका शुक्र अदा करते रहते हैं। इसी तरह ये शुक्र अदा, वो तो फौत हो गए, लेकिन हम उनके एहसानों का शुक्र अदा करते हैं और उसके बदले में खुदा हम पे अनायतें फरमाता रहता है। मैं एक बात आज मुझे ये करनी पड़ गई है कि हम जिससे सीखते हैं, जिससे समझते हैं, जिसको पढ़ते हैं, उसका शुक्र ज़रूर अदा करें, उसके एहसान को तस्लीम करें। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले दिनों में, कुछ दिन पहले मुझे एक किताब किसी दोस्त ने दिखाई। वो जब मैंने किताब देखी तो वो गुमनाम सा कोई बंदा था और वो किताब, मैंने कहा ये किताब तो फलां बंदे के रजिस्टर से लिखी गई है। और वो डॉक्टर नूर मोहम्मद, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़ा सच्चा आदमी, बड़ा खरा आदमी और बड़ी मेहनत और बड़ी खुदा पे उनकी रहमत थी, बेशुमार क्रॉनिक डिजीज़ और फ़कीर आदमी थे। वो किताब उनके रजिस्टर की कॉपी की गई, हू बहू। क्योंकि मैंने वो रजिस्टर पढ़े हुए थे, जब मैंने देखा मैंने कहा यार ये तो एक जगह वो लिखते हैं, उनके आखिरी जो रजिस्टर चल रहे थे 88 के या 87 के या 86 पे, उन्होंने एज़ोस्पर्मिया में मुझे पहचाना कहा कि उसमें एज़ोस्पर्मिया के लिए उन्होंने लिखा था कि मैं एक आजमाइशी, एज़ोस्पर्मिया लिखते थे जरसूमिया का ना होना, और नीचे लिखते थे आजमाइशी इलाज, कि ये आजमाइशी इलाज हो रहा है, मतलब उसकी तहकीक हो रही है, उस पर कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मुकम्मल इलाज है। अच्छा, उस बंदे ने भी उस पर लिखा एक्सरे, औरामेड CM और 30 आजमाइशी इलाज। तो मैंने जब वो पढ़ा, मैंने कहा ये नूर मोहम्मद का रजिस्टर है। और जो बाकी चीज़ें मैंने जो पढ़ता गया, और फलां मरीज़ आया डोकारा खान से, उसको ब्रेस्ट कैंसर था, उसको फलां था, और जैसे वो लिखते थे, दिल का एक कवाड़ बंद, नीचे दिल की वो दवाई लिखी हुई, दिल का सुराख, नीचे दवाई लिखी, तो वो सारे वही चीज़ें उसने हूबहू रजिस्टर की कॉपी करके ऊपर लिखता है मेरे 30 साल तजर्बात। मेरे
30 साल तजर्बा। तो मैं इससे अगर वो ये लिख देता कि मैंने नूर मोहम्मद को रजिस्टर को स्टडी किया, उसके 30 साल तजर्बात जो लोगों से छुपे हुए थे मैंने उनको सामने ले आया, तो कितनी मज़े की बात थी। तो ये जो है मतलब किसी के इल्म पे डाका डाल के आप आलम फाजल नहीं बन सकते। ये मेरा ईमान है और ये मेरा यकीन है। और मैं अपने लेक्चर्स में हमेशा जिससे हमने एक लफ्ज़ भी सीखा, हज़रत अली का को दवाई है, वो मैंने जब पढ़ी तो मैंने उसकी तो मेरे बच्चे की बिल्कुल यूरिन की अलामात मिलती थी, तो मैंने उसको कैल्शियम दिया तो वो ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा इश्तियाक है या शौक़ है, वो कहता था जब बच्चा मेरा ठीक है, लेकिन यही दवाई आप अपने हाथ से ज़रा लिखें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, एक पेशेंट है वो ये कहता है जी मुझे खुशी होगी कि आप मेरे अपने हाथ से यही दवाई लिखते हैं, हालांकि इसी दवाई से उसको फ़ायदा है। तो वो अपनी एक दवाई मुझे बता के गया जो कि मैंने पिछले शायद लेक्चर में बताई भी है। इसी तरह मेरे पास एक मरीज़ आया, तो वो कह रहा था इधर ये जो हमारा आर्मी से उनका ताल्लुक़ था, तो मुझे कहने लगा जी मैं किसी और मकसद के लिए आया था, तो मुझे कहने लगा जी मेरी मिसेस के ना गुर्दे फेल हो गए थे, तो मैंने बड़ा इलाज कराया उसका, कोई मुझे नहीं ठीक हो रहे थे, तो मैंने जाके ना काशीराम ख़रीद लिया मटीरियल मेडिका। तो मैं उसको पढ़ता रहा, अलफ से शुरू किया। तो जब मैं वैसिक एरिया पे पहुंचा ना, तो उसमें मेरी और मिसेस की जो पेशाब, उसकी दवाई की अलामात मिलती थी कि रात को पेशाब की जाती, तो उसको भी रात को ही पेशाब की जाती हुई थी। तो मैंने वैसिक एरिया ला के दी तो वो ठीक हो गया। तो इस सिम्टम पे मैंने वैसिक एरिया पढ़ी होगी, हज़ारों दफ़ा सैकड़ों दफ़ा पढ़ी होगी, लेकिन मेरे जहन में ये सिम्टम नहीं थी। मुझे एक मरीज़ सिखा गया और उस पर मैंने अब तक मैं उस पर इस्तेमाल करता हूँ। और वो लोग उससे ना जिनको रात को पेशाब यूरिनेशन ज़्यादा होती है वो उससे ठीक हो जाते हैं। इसी तक मैं डॉक्टर तारक के क्लिनिक पे हम बैठते थे, तो वहाँ एक आ गया बंदा, तो वो कहता है यार मैं आपको एक ज़िंदगी का तजर्बा बताता हूँ कि मेरी बीवी की खांसी ठीक नहीं हो रही थी, तो मैंने काशीराम का मटीरियल ख़रीदा और मैं एक से जी तक पढ़ता गया। तो कहता जब मैं मेंथा पिप मैंने पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था कि हर किस्म की खुश खांसी का इलाज है इसमें। तो मैंने मेंथा पिप आके दी, तो वो कहने लगा कि आप खुश खांसी की ये बड़ी मज़े की दवाई है और मेरी बीवी ठीक होगी। तो हमने तो मरीज़ों से भी बहुत कुछ सीखा, हमने ये रिपोर्टें पढ़नी मरीज़ों से सीखी, हमने बीमारियों को मरीज़ों से समझा। तो हम तो उन मरीज़ों का भी शुक्र अदा करते हैं जो हमारे पास है, जिन्होंने हमें सिखाया। और मैं अक्सर नूर मोहम्मद का, डॉक्टर ज़हूर का, जितने भी मुझे दोस्त जिनसे हमने सीखा हम उनका जिक्र करते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है, मुझे पता है इससे क्या होता है, खुदा आप पे मेहरबानी करता है। वो तो कोई मर गए हैं, वो तो ज़िंदा नहीं है, लेकिन अगर आप उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं या उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, उनका ज़िक्र करते हैं, तो खुदा आप पे और वो ज़िंदा नहीं है, लेकिन चूँकि वो खुदा की मखलूक थी और खुदा अपने मखलूक के एहसानात को भी तस्लीम करता है। जो उसकी मखलूक ने नेक काम किए हुए ना, वो ज़िंदा नहीं है, लेकिन जब उनके एहसानों को आप तस्लीम करते हैं, उनका शुक्र अदा करते हैं, तो फिर खुदा उसको तस्लीम करता है, उसके बदले आप पे अनायतें फरमाता है। तो हमें ये जो डाका है ना, इस डाके से मैं ये समझता हूँ कि आप आलम फाजल नहीं बन सकते। इसके बड़े आदाब हैं, सीखने के बड़े ही आदाब हैं। पहले ज़माने में शागिर्द जो था वो कुंदम तब बढ़ता था, लोग कपड़े भी धुलवाते थे, पानी भी भरवाते थे, घर के काम भी करवाते थे, उसका मन मारते थे कि इसके अंदर की जो ईगो है ना उसको मैं ख़त्म करते थे, और फिर जाके ना वो बंदा सीखता था।
आज भी जो पीरों के खलीफे बनते हैं, जो पीरों के दरबारों पे झाड़ू देते हैं वो। और ये जो रिश्ता है सीखने और सिखाने वाला का, इसका एहतराम अगर आप नहीं करेंगे तो यकीनन मतलब खुदा वो दरवाज़ा ही नहीं खोलता। हमें पता है खुदा वो दरवाज़ा ही नहीं खोलता, क्योंकि हमने तो सीखा है ना लोगों से, हमने मरीज़ों से सीखा, बुज़ुर्गों से सीखा, किताबें पढ़ के सीखा। कोई हम देखें ना, पैदाइशी तो कोई आलम फाजल नहीं होता ना, कहीं से सीखता है। फिर जब आप उन सीखने वालों के एहसानों को तस्लीम करते हैं तो फिर आपके दिमाग के जो कवाड़ है ना वो खोलता है। हम जब बताते हैं हम तो नई नई चीज़ें दिमाग में आती हैं, नई नई चीज़ें आती हैं। ये मैं आपको सच्ची बात, मतलब नई नई चीज़ें आपके अंदर तस्वुरात में, ख्यालात में आती हैं। फिर आप प्रैक्टिस में जाते हैं, फिर आपको तो इतनी सारी अर्ज़ थी। मुझे बुरा मन लगा था और मैं चाहता था कि मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं उसकी तारीख़ को दुरुस्त कर दूँ। नाम शायद उसका कमर ज़मान या फ़ख्र ज़मान ऐसा है उन डॉक्टर साहबान का, और मुझे तकलीफ़ हुई कि किसी का काम अपने नाम से आप छाप रहे हैं तो कम अज़ कम उसका नाम तो ले रहे हैं। वो पैसे तो नहीं लेता था, हो सकता है वो आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होता। और वो किताब कहीं पढ़ी भी नहीं गई। मज़े की आपको ये बात बताऊं, डंप हो गई, पब्लिश इतनी नहीं हुई, छपी, लेकिन किसी ने उसको किसने नहीं है, किसने लोगों की आंखों पे पर्दा डाला कि उसको मत पढ़े? खुदा ने पर्दा डाला और नहीं पढ़ी गई वो। और जब मैंने पढ़ी तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं नूर मोहम्मद के काम को अगर कोई बंदा अपनी ज़ात से पब्लिश करता है तो मैं उसका ज़िक्र न करूं। तारीख़ को दुरुस्त करना भी मेरा फ़र्ज़ है। चले आए जी लेक्चर की तरफ आते हैं। ये किसी को बुरा लगे या किसी को अच्छा लगे, मुझे अच्छा लगता है और मैं इसको अच्छा समझता हूँ। हमारे पास जो लेक्चर के मैन तो हम 2 हिस्सों में जाते हैं, लेकिन चूँकि हमारा ये पैन का लेक्चर था तो हम इसको, मैं अकेला ही इसको चला रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरे साथ कोई ना कोई स्पेशलिस्ट होता है, कोई ना कोई मेरा दूसरा दोस्त होता है, हम उसके साथ मिल के काम करते हैं। लेकिन ये लेक्चर चूँकि मैं पैन जो होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डील कर रहे हैं तो हम उसी अंदाज में मैं इसको पेश कर रहा हूँ और मैं अकेला ही कर रहा हूँ। इस केस में हमें यकीनन एक मुकम्मल और बेज़रर शफा की तवक्को नहीं कर सकते। असल में ये जो पहला अफरोज़म था उसमें यह कह रहा था कि चूँकि हमारे पास कम अद्वियात हैं, अनिमन चूँकि उसने कम अद्वियात थी उस वक्त प्रूफ जो की गई थी, तो हमारे पास कम अद्वियात हैं, लिहाजा जितनी मैक्सिमम या जितनी अलामात उसके करीब करीब हमें मिलती है तो वो दवा दे देनी चाहिए। तो अगला अफरोज़म ये कहता है कि इस केस में हमें यकीनन एक मुकम्मल और बेज़रर शफा की तवक्को नहीं कर सकते। मुकम्मल शफा की हम कहाँ तवक्को कर सकते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू रूट काज, इसके मुताबिक अमर दवा सेलेक्ट होती है तो हम उस पर ये रेटिंग कर सकते हैं कि ये ज़रूर फ़ायदा करेगी। लेकिन चूँकि उस वक्त इतनी अद्वियात नहीं थी, अब तो 2000 से ज़्यादा अद्वियात हैं, लिहाजा हमें मत उभर आती हैं जो बीमारी में पहले से मौजूद ना थी। ये गैर मौजूद दवा की फाजिल अलामात होती हैं। जब दुरुस्त दवा अगर नहीं जाती तो उसकी कुछ साइड सिम्टम्स भी आती हैं। ये बीमारी का खासा हिस्सा दूर करने से रोकती है। इसके बावजूद शफा का आगाज़ हो जाता है, कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ जाता है। जैसे बाद दफ़ा आपने मरीज़ को दवा दी होगी तो अगर दुरुस्त भी तो मरीज़ कहता है जी थोड़ा बहुत तो फ़र्क पाया लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ, ये उस बात का जिक्र कर रहा है। लेकिन फिर भी इजाफी अलामात के होते हुए भी शफा मुकम्मल नहीं होती। दवा की फाजिल अलामात जो कि हमेशा दरमियाना दर्जे की होती हैं मौजूद रहती हैं, बशर्ते कि दवा की ताकत कलील हो। आगे हाँ जी, पेन चूँकि हम पेन को हेड टू टो कर रहे हैं
पिछली दफ़ा हमने सर किया, आँखें की, किया, फेस किया और कान किया, टीथ किया। तो आज जो हमारे पास दर्द है नोस, नाक का दर्द, नाक का दर्द अमूमन कम ही आता है, लेकिन बाज़ दफ़ा नोज़ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या जो आपकी ये कार्टिलेज बोन होती है इसके वीक होने से या डीएनएस की वजह से दर्द आ जाता है। तो उस दर्द में हमारे पास चूँकि जो हड्डियों के दर्द होते हैं उसमें हमारे पास ओरममेट है, ग्रेफाइट है, हैपर है, हाइड्रोजन है, काली बाइक्रोमिकम है, पल्साटीला है और स्लेशिया है। और इसमें आपका देखें डीएनएस की वजह से आपकी लिम्ना माइनर है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूँकि ये जो नाक के दर्द हैं बेसिकली साइनसाइटिस, पोलिप्स, इस किस्म के मसाइल होते हैं, तो नज़ले की जो जड़ को काटने वाली दवाइयाँ हैं, इन दवाइयों के साथ जो नज़ले की जड़ को काटती, वो क्या है? वो ट्यूबरकुलोनियम है। वो क्या है? वो मेडोरिनम है। वो क्या है? वो इन्फ्लुएंज़म है। वो क्या है? वो सोराइनम है। तो बेसिकली जब आप नज़ले को यहाँ चूँकि नज़ले की वजह से ही मसाइल पैदा होंगे, साइनसाइटिस की वजह से ही मसाइल पैदा होंगे, या फिर क्या इंजरी का दर्द हो सकता है, नाक पे चोट लग सकती है। तो इंजरी, चूँकि हमने पहले भी कहा कि दर्दों में इंजरी को तो रखें, तो फिर आप इंजरी की दवाइयाँ दे सकते हैं। लेकिन इन दवाइयों को शुरू करने से पहले आप ट्यूबर का, मेडोरिनम का, सोराइनम का, इन्फ्लुएंज़म का इस्तेमाल करेंगे तो आपके रिज़ल्ट और अच्छे हो जाएंगे। ठीक है जी। अब हमारे पास एक और यहाँ बड़ा दर्द आता है, इसी एरिया के साथ आ जाता है मम्स। ये जो प्रोटेट ग्लैंड है ये इन्फेक्शन की वजह से स्वेल आ जाता है और कॉमनली मम्स यहाँ बनते हैं और उसका पेन बड़ा सीवियर होता है। तो पहले तो हम मम्स में पल्साटीला का इस्तेमाल करते थे या बेलाडोना का इस्तेमाल करते थे या ब्रायोनिया का इस्तेमाल करते थे, ब्रोमियम का इस्तेमाल करते थे। फिर मैं राइट लेफ़्ट पे भी हमने जाता था, राइट पे आया तो मर्क आयोडाइड फ्लेव का इस्तेमाल करते थे, तो लेफ़्ट पे आया तो मर्क आयोडाइड रूब्रम देते थे। लेकिन कुछ काफ़ी है 15 साल 18 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि हम इस पेन में पैरोटाइडिनम का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। और पैरोटाइडिनम जो है विद इन 2-3 डेज़ क्या करती है कि दर्द को भी ख़त्म कर देती है और इन्फेक्शन भी, फीवर भी सेटल डाउन हो जाता है। और अगर कोई मसला यहाँ और रह भी जाए तो पल्साटीला आप देंगे तो आपका काम सेफ हो जाएगा, हल हो जाएगा। वहाँ कोई थ्रॉबिंग पेन है तो बेलाडोना, फेरमपास, इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन मुझे जो ज़्यादा कामयाबी मिली है वो मतलब आप ट्यूबरकुलोनियम दे के पैराटाइडिनम दे दें, आप पैराटाइडिनम दे के पल्साटीला दे दें, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि जो मम्स की वजह से कॉम्प्लिकेशन होती हैं पेन भी सेटल हो जाएगा, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन में भी मरीज़ नहीं जाएगा। जैसे मम्स की सप्रेशन से क्या होगा कि टेस्टिकल इन्फेक्शन जाएगा और उससे आपका ओलिगो और एजोस्पर्मिया हो सकता है। तो लिहाजा अगर आप बच्चे को इस तरह से डील करते हैं तो वो फिर आप उसको कॉम्प्लिकेशन से भी आप उसको सप्रेशन में डाल दें। अदरवाइज़ कोई एंटीबायोटिक खाएगा तो मम्स सप्रेस हो के उसको टेस्टिकल कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिसको उसके स्पर्म का कोई इशू पैदा हो सकता है। ठीक है जी, हो गया। क्योंकि ये छोटे छोटे हिस्से हैं तो पेन अब हमारे पास एक और पेन आएगा थायराइड का एरिया का, यानी थ्रोट का। पहले मैं इन थ्रोट का कर लेते हैं। अब थ्रोट में हमने बड़ा आसान इसको किया हुआ है, बड़ा सिंप्लीफाइड किया हुआ है। हम ये समझते हैं और हमारी ये स्टडी ये कहती है कि ये जो थ्रोट का जो इन्फेक्शन है, जिसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं या एडिनाइड्स ग्लैंड नाक के पीछे आ जाते हैं, इसकी बेसिक सोर्स है, ये बेसिक जो वजह है, ये उन लोगों के या उनके बच्चों के होते हैं जो ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री वाले होते हैं, जो कैंसर की हिस्ट्री वाले होते हैं, जो साइकोसिस की हिस्ट्री वाले होते हैं। तो एक और इन्फेक्शन है यहाँ पे थ्रोट में, वो होता है उसका भी जिक्र यहाँ कर दें। एक होता है आपका
ये जो स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है, वो भी थ्रोट पे उसका असर होता है और वो बहुत ही क्रोनिक डिजीज़ पैदा करता है जो बाद में आपका जोड़ों का अर्थराइटिस करेगा और फिर वो कार्डियक मसाइल पैदा करेगा। तो लिहाजा आपके पास जब थ्रोट का बंदा कोई आता है, गले के टॉन्सिल्स का कोई बंदा आता है, तो आपने ट्यूबरक्लोसिस को बेस करना है, आपने साइकोसिस को बेस करना है, आपने कैंसर की हिस्ट्री को बेस करना है, फिर आपने शिफ्टिंग डिजीज़ को बेस करना है कि वालिद को भी टॉन्सिलाइटिस होता था, बेटे की भी होता है, तो वहाँ आप कार्सिनोसन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया होता है कि हमने 2 दवाइयाँ यहाँ बड़ी पक्की रखी होती हैं, ट्यूबर, ब्रेटाकार। मैं सिर्फ इतनी तकलीफ़ करता हूँ कि मैं कहता हूँ गला दिखाओ। अब मैं कुछ नहीं बच्चे से पूछता, ना उसके पेरेंट्स से पूछता हूँ। हम कहते हैं गला खोलें जी, गला खोलें। हमने टार्च मारनी है और विद इन अ मिनट, विद इन 30 सेकंड हमने डिसाइड करना है कि इसको मैंने कौन सी दवाई। 2 तो बेसिस मैंने सेट की हुई हैं, ट्यूबर और बेटा का। दरमियान में हम एक दवाई लगा देते हैं। अगर गला सुर्ख है, बड़े हुए हैं, रेडिश है, फीवरिश है, पेन है, तो क्या करेंगे हम ट्यूबर, बेलाडोना, ब्रेटा का आप दे देंगे। फिर उसी टार्च के अंदर अगर मुझे पस के पस्टुअल्स बने नज़र आते हैं कि गले पे पस है, तो हम बेलाडोना को बीच में डिलीट करते हैं, वहाँ हमने स्लेशिया लगा देनी है और स्लेशिया पस को कर देगी। इन केस अगर कहीं वो रह जाती है तो फिर मैं एपर सल्फ लगा दूंगा। फिर किसिंग टॉन्सिल्स हैं, बड़े बड़े टॉन्सिल्स हैं, हमने बेलाडोना को भी हटा देना है और पेनफुल हैं तो बड़े बड़े हैं, बॉल लाइक है, तो हमने बीच में एलोमेन लगा देनी। और फिर लेफ्ट साइड ज़्यादा इंक्रीज है, बहुत ज़्यादा ब्लूइश है, तो फिर हमने क्या करना है, हम यहाँ लेक्सिस लगा देंगे, फाइटोलैका लगा देंगे। बस ये सारा हल है गले का। और उसकी माँ के, उसके वालिद की अगर साइकोटिक या कोई मुझे वार्स नज़र आते हैं तो फिर मैं ट्यूबर के बाद मैं डोरिनम लगा दूंगा। लेकिन वो माँ अगर ये एक सवाल हम पूछ भी लेते हैं कि कहीं पेरेंट्स में भी ये प्रॉब्लम था, तो शुरू में कार्सिनोसन लगा देंगे। टॉन्सिलाइटिस भी ठीक हो जाएगा, पेन भी ठीक हो जाएगा, मसाइल भी हल हो जाएंगे। आसान होम्योपैथी, लेकिन इसके पीछे मेरी बरसों की तगोदो है। हो गया जी मसला हल गले के दर्द का। आगे आ जाए जी, थायराइड का एरिया में ये नहीं लिखा ना, थायराइड का रह गया, लिख दें, नया बना लेते। थायराइड उमूमन पेन कब करेगा? अच्छा, ये आप एक फ़लसफ़ा और एक हकीकत, एक साइंटिफिक बात याद रखें कि आर्गन, बहुत कम आर्गन के अंदर पेन होता है, ये ध्यान में रखें। आर्गन के गिर्द जो कवरिंग लाइनिंग है उसके बाहर नर्व्स पड़े होते हैं। मतलब आप जिगर है ना, लिवर है, लिवर के अंदर पेन नहीं होगा। लिवर के रीजन में कब पेन होगा कि जब वो कवरिंग लेयर को कोई चीज़ क्रॉस करने की कोशिश करेगी और जब वो प्रेस करेगी उसको, वह ट्यूमर है या वो सोजन हो गई है या वो इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो वो जो इसकी लिमिट है, एक उस लिमिट के बाद जो कवरिंग लेयर लगी है, जब उसको प्रेस करेगी तो साथ नर्व की एंडिंग पड़ी होती हैं, तो वो पेन करेंगी। तो आर्गन के अंदर मोस्टली कॉमनली पेन नहीं होता, जहाँ नर्व्स पड़ी होंगी वहाँ पेन होता है। तो थायराइड वैसे पेन आपको नहीं होगा। बेशुमार लोगों का थायराइड फंक्शन ख़राब होता है तो पेन नहीं होता, TSH लेवल हाई होता है लेकिन पेन नहीं होता। लेकिन जब थायराइड इनलार्ज करेगा तो यहाँ बाकी जब नर्व्स को टच करेगा तो फिर पेन होगा। और इसकी जो बड़ी दवाइयाँ हैं वो ट्यूबरकुलोनियम है, वो थायरोडीनम है, वो आयोडम है, वो स्पोंजिया है, वो ब्राइटाकार्ब है, यहाँ आपकी सिस्टर स्कैन है, बहुत अच्छा जो थायराइड के पेन है उसको रोकती है, ब्राइटाकार्ब है, बेलाडोना है। लेकिन इनलार्ज ऑफ जो होती है उसमें हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस है, उसके अंदर स्पोंजिया की, आयोडम की बहुत ज़्यादा है। फिर इसके अंदर और एक दवाई है, लाइकोपस है,
वो जिनकी आंखें उभर के बाहर आई होती हैं और यहाँ गला है और उसको कहती है जी मुझे पेन है तो लाइकोपस है, यहाँ सिस्टस बहुत अच्छा काम करती है, यहाँ सैक्रोफ्लोरिया बहुत अच्छा काम करती है इस थायराइड के पेन के लिए। ना सिवाय ये दर्द, बल्कि ये दवाइयाँ जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ दर्द ठीक करती हैं, बल्कि ये थायराइड की जो इलार्जमेंट होती है, हाइपोट्रॉफी होती है, उसको भी ठीक कर देती हैं। ठीक है जी, आगे चल, चूँकि मैं डिटेल नहीं पढ़ानी, मैंने सिर्फ पेन को कवर करना है। बात आपको समझ आई? हम पेन को करेंगे, नॉट कॉज भी सारे एड्रेस करें तो आपको आसानी होगी। आगे आ गए जी, चेस्ट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है चेस्ट का पेन, और बड़े बड़े डॉक्टर इसमें कंफ्यूज होते हैं चेस्ट के पेन। यहां देखें, आपका बोन का भी पेन हो सकता है, या आपके मसल्स का भी पेन हो सकता है, या लंग्स पड़े हैं उसका पेन हो सकता है, या ओसोफेगस की लाइन गुजरी है उसका पेन हो सकता है, या ट्रैकिया के नीचे का एरिया लंग्स की तरफ जा रहा है, या लंग्स का पेन होगा, यहाँ लेफ्ट ये लंग्स पड़े हुए हैं पीछे, यहाँ लेफ्ट साइड पे आपका हार्ट पड़ा है इसका पेन होगा, यहाँ थोड़ा सा नीचे आ जाए पीछे पैंक्रिया पड़ा हो उसका पेन हो सकता है, यहाँ थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो पीछे गॉल ब्लैडर पड़ा है, यूँ यहाँ लिवर पड़ा हुआ है, यहाँ स्प्लीन है, यहाँ स्टोमक है, ये ड्यूडेनम है, एपिगैस्ट्रियम, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड जगह है, ये बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड जगह है। फिर जो अपर एब्डोमेन के पेन आ जाएंगे, मतलब लिवर का पेन आ जाएगा, स्टमक का पेन आ जाएगा, स्प्लीन इलाज होगी उसका पेन है, गॉल ब्लैडर का पेन है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एरिया है भाई चेस्ट का, और चेस्ट को अगर हम फोकस समझ जाते हैं, मैं आप यकीन माने, मेरी रेडियोलॉजिस्ट से भी बात हुई, मेरी ऑर्थोपेडिक से भी बात हुई, मेरी पुल्मोनरी स्पेशलिस्ट से भी बात हुई, मेरी कार्डियोलॉजिस्ट से भी बात हुई, मेरी मेडिकल स्पेशलिस्ट से भी बात हुई। इस दर्द को समझने के लिए, चेस्ट से पेन को समझने के लिए मैंने कितने कंसल्टेंट से बात की, और मैंने इसको समझने की कोशिश की कि ये चेस्ट का जो पेन है, बेसिकली मरीज आके कहते हैं डॉक्टर सर जी है मेरे सीने दर्द है, तो डॉक्टर ने अब इसको डिफरेंशिएट करना है कि ये सीने का दर्द ओसोफेगस का दर्द है, ये सीने का दर्द फेफड़े का दर्द है, ये हार्ट का दर्द है, ये इंजरी है, ये मस्कुलोस्पाज्म है, किस चीज का दर्द है भाई। हम सिर्फ चेस्ट के पेन के लिए हम आपको क्या करते हैं जी, 32 कॉजेज है ये पेन, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, वो दर्द राइट से लेफ्ट को होगा, रेडिएट करेगा, फैलेगा, कहाँ जाएगा, 32 कॉजेज है इसकी। अब मसलन लंग्स का पेन होता है, तो लंग्स का पेन टिपिकल कॉज क्या करेगा, जो ही बंदा कहता सर जी मैं साह लेंदा ना तो मैनू दर्द होंदा है, सर जी खांसी करदा ना बस, मतलब टिपिकल पेन है ना, सांस से रिलेटेड है, क्योंकि लंग्स का काम क्या है। अब हार्ट का पेन है, उसको भी बड़ा जरूरी है समझना कि हार्ट का पेन कब होगा, जहां सर्कुलेशन रुकेगी, ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, या हार्ट के किसी एरिया में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो हार्ट का पेन हो जाएगा। और वो जब आर्टरी जो हार्ट को खुद सप्लाई कर रही है, बेसिकली जो खुद सप्लाई है हार्ट की, जो अपनी सप्लाई है जो हार्ट को जा रही है, वो आर्टरी नैरो होगी, जहाँ जब एक्सर्ट करेगा, हमेशा हार्ट का पेन कब होगा, स्ट्रेस में होगा, एक्सर्शन में होगा, ईटिंग के बाद, खाने के बाद होगा। क्या, जब स्ट्रेस आएगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा चाहिए हार्ट को, हार्ट तेज पंप करेगा, उसको फ्लो भी ज़्यादा चाहिए, जब फ्लो भी पूरा मिलेगा तो क्या होगा, स्टेनोसिस होगा, कंस्ट्रिक्शन होगी, और वहाँ पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसका रिलेशन किसके साथ है, ब्लड फ्लो के साथ।
हार्ट की जब अपनी सप्लाई कम होगी तो बाय नेचरली उसने एफर्ट करनी है, जिसको एफर्ट एंजाइना भी कहते हैं। तो एफर्ट जब वो करेगा तो वहां उस एफर्ट के दौरान मायोकार्ड इन्फार्क्ट भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो एंजाइना के पेन को और हार्ट के पेन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसको भी हम डिस्कस करते हैं कि ये हार्ट अटैक हो रहा है तो क्या साइन एंड सिम्टम आएंगी। देखें, उसको आपने इन्वेस्टिगेशन का, आपके पास टाइम नहीं है, आपने क्लिनिकली एग्जामिन पहले करना है। इन्वेस्टिगेशन तो आपने बाद में करवानी है ना, बंदा आपके हाथ से नहीं कर रहा है, तो पहले तो एक्सपर्टी ये होनी चाहिए कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन होने चाहिए। इसी तरह हम जब नीचे जाएंगे, अपर एब्डोमेन में हम यहाँ हमारा पित्ता है, हमारा लिवर है, हमारा पीछे पैंक्रिया पड़ा हुआ है, हमारा इधर स्प्लीन है, स्टोमक है, तो इसको ये सारा एरिया यहाँ अपर एब्डोमेन में पड़ा है। चेस्ट में आपके फेफड़े हैं, स्टर्नम है, आपका हार्ट है, ये सारा एरिया, आपकी ओसोफेगस गुजर रही है, आपका ये आप इसको कवर करेंगे, आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। पेन इधर है, पेन इधर है, पेन इधर है, ये 3 हिस्सों में हम तकसीम करते जाएंगे। ये चेस्ट पेन है, फिर अपर एब्डोमेन पेन है, फिर एब्डोमेन पेन है, फिर लोअर एब्डोमेन पेन है। अब जब हम लोअर एब्डोमेन में पेन में जाएंगे तो आपको वहाँ बड़ी और चीज़ें मिलेगी, वहाँ किडनी मिलेगा, वहाँ अपेंडिसाइटिस मिलेगा, वहाँ ओवरीज का पेन मिलेंगे, वहाँ बड़ी आंत का पेन होगा, तो वो उसको भी तो डिफ्रेंशिएट करना है। फिर आगे थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, यूट्राइन पेन आ जाएंगे, जेनेटल सिस्टम के पेन शुरू हो जाएगा, तो उसको डिफरेंट हम उस पर जब आएंगे कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हम आज कर सके। लेकिन हम आज चेस्ट पे आते हैं। 32 कॉजेस। फर्स्ट कॉज मस्कुलर स्ट्रेन आ जाता है। मसल स्ट्रेन, आपने कोई ओवर वर्क कर लिया, कोई इस तरह का काम कर लिया, कोई मस्कुलर इन्फ्लेमेशन होगी, आपको सर्दी गर्मी लग गई, ठीक है ना जी, तो इसको मस्कुलर पेन हम कंसीडर करेंगे। और वो मस्कुलर पेन जो होता है कि वो भी मूवमेंट से, एक्सर्शन से या रेस्ट से उसकी मोडेलिटी होती है। जब मसल को आप मूवमेंट कराएंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, मसल पेन करेगा। तो हमेशा मरीज़ आके शिकायत करता है, सर जी ज़रा जी हरकत करना, साह लेना, चलना फिरना, तो दर्द शुरू हो जाता है। क्यों हुआ था? वो बस जी मैं कोई ठंड लगी थी, मैं एसी में बैठा था, गर्मी में बैठा था। तो ये मस्कुलर पेन, या मैंने कोई वज़न उठा लिया, या मैंने एक्सरसाइज शुरू की, कुछ किया, तो ये मसल्स का पेन आ जाए, मसल की अपनी आ जाएगी। वो कहता है ऑफ द मसल्स एंड टेंडन्स अराउंड द ribs can result persistent chest pain if pain become worse with activities, then it may be symptom of muscular। मैंने कहा था जो मसल एक्टिविटीज करेगा तो पेन करेगा। जैसे वो कहता है जी ब्रायोनिया वाला, यूं करता हूँ दर्द सर्दी शुरू हो जाता है, और बड़ी मज़े मज़े की दवाइयाँ हैं। फिर मसल थोड़ा सा जब यूज़ होके यूटिलाइजेशन में आ जाता है तो दर्द ख़त्म हो जाता है, तो वो क्या रस्ट्रक्स आ जाएगी। यहाँ आपकी बहुत बड़ी दवाई है जो इस चेस्ट पेन की, वो है रेनकुलस बल्ब। वो कहते हैं जो ही वॉक करता हूँ ब्रायोनिया की तरह सिम्टम्स होती है, जो ही वॉक करता हूँ दर्द स्टार्ट हो जाता है। हर्निका, रस्ट्रक्स, ब्रायोनिया, मतलब मामूली, मतलब आप फोकस करें कि जब आपके पास चेस्ट आना, ये बड़ी महारत है, चाहिए इसको कि डिफ्रेंशिएट करना है हमने। और ये अगर आप थोड़ा सा इस पे ज़हन पे जोर लगाएंगे तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो पहला ध्यान क्या जाना चाहिए, मस्कुलर पेन तो नहीं है कहीं, तो उसके लिए सिंपल ही आप आर्निका दे देंगे, आप रोस्टॉक दे देंगे, आप ब्रायोनिया तो मोडेलिटी चेक करके दे देंगे, रेनकुलर मेनली ये कवर कर देगा। नेक्स्ट आ जाएंगे। मेनली हमने इसको 4 हिस्सों में तकसीम करना है। मेनली चेस्ट को 4 हिस्सों में, याद रखें। मैं डिटेल इसलिए करूँ कि कोई ये ना कहे कि डॉक्टर ने ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। मेनली 4 हिस्सों। लंग्स का पेन हो सकता है,
मसल्स का पेन हो सकता है, बोन का पेन हो सकता है, हार्ट का पेन हो सकता है, और पांचवा ओसोफेगस का भी पेन हो सकता है, क्योंकि यहाँ से गुजर रही है ओसोफेगस। ओसोफेगस की कोई पैथोलॉजी हो सकती है, लेकिन वो क्या कहेगा, डॉक्टर साहब जब मैं खाना खाता हूँ गुजरता है तो दर्द होता है। डिफरेंशिएट हो गया ना, पानी पीता हूं तो दर्द होता है, कोई वहां वो चलने से एक्टिविटीज से दर्द होता है, तो फिर आप मसल की तरफ जाएंगे ना। कोई खुराक की नाली की एक्टिविटीज जब क्या होगी, वो खाना खाएगा तो एक्टिविटीज होगी ना। तो यूं डिफरेंशिएट तो फिर करना है, यूं करना है। जब मैं पीछे नहीं देख रहा, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, क्योंकि ये रोज की प्रैक्टिस है हमारी। वो कहेगा जो ही खाना खाता हूं, जब उतरता है ना दर्द स्टार्ट हो जाता है। यहां फिर रिफ्लेक्स का भी दर्द आएगा। वो कहता है खाना थोड़ा कुछ होता है ना, खाना जी वो वापस बर्निंग शुरू हो जाती है और फिर पेन शुरू हो जाता है। फिर क्या रिफ्लेक्स है, फिर आइटिस हर्निया है। तो वो फिर आपने खाने से ये चीज़ें रोल करेंगे, बर्निंग शुरू हो जाती है, पेन चल। तो ये समझे डाइजेस्टिव सिस्टम का पेन, उसको उस तरह से एड्रेस करेंगे। तो यहाँ 4-5 पेन है भाई मैन, लेकिन हम इसको 32 में डिवाइड कर रहे हैं, आगे आगे तकसीम फिर होती जा रही है। अब वो कहते हैं इंजरी रिब्स की हो जाती है। मैंने कहा इंजरी का मैंने जिक्र किया, चोट लग जाती है, मरीज आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि चोट तो नहीं लगी। हाँ जी गिरा हूँ जी, बाइक से गिरा हूँ जी, राइडिंग से गिरा हूँ, खेल रहा था गिरा हूँ, इससे सीने पे लगा हूँ। तो सीधा सा आप इंजरी की मेडिसिन में हम चले जाएंगे। रिब्स रप्चर भी हो सकती है, आप फौरी दवाई दे दें और आर्निका दे दें, रस्टाक दे दें, बेलस परनस दे दें, रूटा दे दें, सिम्फाइटम दे दें, मतलब जैसे, लेकिन साथ चेस्ट एक्सरे लिख दें, इन्वेस्टिगेशन करा लें, ये कल मुझे दिखा दें जी, क्लिनिकली एग्जामिनेशन करें, चेस्ट एक्सरे रेफर कर दें, अगले दिन पता चल जाएगा कहीं रिब फ्रैक्चर तो नहीं था, आ जाएगा। अब यहाँ जब आपको ओसोफेगस का पेन है, फिर भी आप एक्सरे रेफर, आप बैरामिल एक्सरे रेफर कर दें, वो खिला के तो उसकी अगर वो स्टेनोसिस है, उसमें सुकड़ी हुई है या वहाँ कोई टियोलॉजी है, तो अगले दिन सामने आ जाएगी। फौरी तौर पर नक्स फमीका दे के भेज दें, आप डायग्नोसिस भी बना लें। ये डायग्नोसिस भी बन गई, वो डायग्नोसिस भी बन गई, तो पेन भी साथ साथ इंजरी को हमने कंसीडर कर लिया। आर्निका दे, रस्टा, सिम्फाइटम, मोरम करके यही इंजरी की जो दवाइयाँ, हाइपेरिकम दे दी, ठीक है जी। लेकिन ये तो आपको कानून इस बात की कहता है कि क्लिनिकली एग्जामिन करके फौरी ट्रीटमेंट दें, साथ इन्वेस्टिगेशन करा लें। और ये क्या 2 इन्वेस्टिगेशन है, आसान सी। नेक्स्ट पे चलते हैं, नंबर 3, पेप्टिक अल्सर का पेन आएगा, वो भी चेस्ट में आएगा। उसके लिए नक्स फमीका है, और वो मूमन पेप्टिक अल्सर का पेन जो है वो एम्प्टी स्टमक होता है, ये याद रखें, खाली पेट। मरीज कहेगा जी मैं जब खाना थोड़ी देर रोक जाएगा तो मेरा यहाँ दर्द शुरू हो जाता है। पेप्टिक अल्सर का पेन हमेशा खाली पेट होता है, ठीक है। या बहुत ज़्यादा रिच डैड कर ली तो तब भी पेन हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन शिकायत लोग करते हैं कि जी खाली पेट जब होता हूँ दर्द। अब नक्स फमीका है, स्टमक के अल्सर के लिए जो दवाइयाँ हैं, नक्स फमीका है, पल्साटीला है, एबज नाइग्रा है, और सल्फ्यूरिक एसिड है, बिस्मिथ है, बहुत बड़ी दवाई है कैडमियम सल्फ, जो अल्सर की मेडिसिन है, स्टमक के अल्सर की। फिर एच पाइलोरी है, ये स्टमक अल्सर पैदा करता है।
और इसके तो हमारे तजर्बात हैं, ये बड़ा मज़ा आ गया हमें इस दवाई से, हर बंदा इससे मुस्तफ़ीद हो रहा है। जिसने दी कहते हुए हमें वाकई हमें जब फंसे फुसे केस हमारे सारे ठीक हो जाते हैं। तो आज से इंटरकरेंट रेमेडी आप एच पाइलोरी का इस्तेमाल करें, उसके बाद अगर नक्स है तो नक्स दें। हाइड्रोस्टिस बहुत बड़ी दवाई है स्टोमिक अल्सर के पेन की, हाइड्रोस्टिस। फिर मेडोरिनम, फिर आपको कार्सिनोसन इनहेरिटेड। तो स्टोमिक अल्सर को आप एड्रेस करेंगे और इमीडिएटली क्वेश्चन बनता है कि खाली पेट होता है। इन्वेस्टिगेशन क्या है इसकी? एंडोस्कोपी है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं तो एंडोस्कोपी करा के वो कह देगा कि हाँ जी अल्सर है। ठीक है जी। वो उसकी वजह से वो पीछे करें ज़रा। हाँ, पेप्टिक अल्सर का उसने लिखा भी है, विच आर सोर इन द स्टोमिक लाइनिंग डू नॉट यूजुअली कॉज इंटेंस पेन, होवेवर दे कैन रिजल्ट इन रीअकरिंग डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट। टेकिंग एंटीएसिड्स विच आर अवेलेबल टू परचेज ऑनलाइन एंड ये तो है उन्होंने लिखा है पेप्टिक अल्सर। आगे चलें जी। अब आगे गैस्ट्रोओसोफेजियल रिफ्लेक्स में बड़े अरसे तक हम इसको एड्रेस करते रहे। बर्निंग कि मैं आयरिस वर्सिकुलर का इस्तेमाल करता रहा, मैं रोबेनिया का इस्तेमाल करता रहा, मैं एंथ्रेक्सिनम का इस्तेमाल करता रहा, मैं आर्सेनिक का इस्तेमाल करता रहा। बड़ी देर बाद मुझे समझ आई, बड़ी देर बाद फ़र्क हमें पड़ता था, लेकिन बड़ी देर बाद मैंने समझा कि जो हमारा स्फिंक्टर है मैदे के मुंह पे, ये जब लूज होता है तो खाना रिफ्लेक्स आता है, वापस आता है। और वो वापस आता है तो फिर हमने क्या किया कि हमने वोमिटिंग की मेडिसिन यहाँ लगानी शुरू कर दी। मैंने वोमिटिंग भी तो एक रिफ्लेक्स है ना, तो मैंने क्या किया जी, मैं नक्स दे के बिस्मत दे देता था, फ़र्क पड़ा, मैंने फिर कैडियम शुरू कर दी। और ये ऐसा हुआ कि हमारे, मैं कहता हूँ बहुत ही हम आसान हो गए। नक्स बिस्मत और कैडमियम साल यूं ही मैं दे देता हूँ, बर्निंग भी ठीक हो जाती है, रिफ्लेक्स भी ठीक हो जाता है और स्फिंक्टर भी ठीक हो जाता है, पेन भी ठीक हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब वो कहते हैं अस्थमा, दमा जो है, सांस का मसला, फेफड़ों का मसला चेस्ट पेन करेगा। भाई फेफड़ों के अंदर कोई मसाइल है, सांस का प्रॉब्लम है, वहाँ म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, और जब आपको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी, आपकी वो स्पेस कम होगी, तो दमा, व्हाट इज़ द दमा? डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग। दमा इसी को कहते हैं ना। एस्थमा किसको कहेंगे? ये तो बड़ी इस तरह की टर्म है, बेसिकली डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग है, सांस लेना आपका मुश्किल है। तो फिर वो चेस्ट कंप्लेन पेन करता है विद एस्थमेटिक पेशेंट, हम उसको उस तरह एड्रेस करेंगे। भाई हम सांस को ठीक करेंगे तो चेस्ट पेन ठीक हो जाएगा। अब सांस क्यों खराब होता है उन लोगों का? ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, स्टीजन की हो, एलर्जी भी अगर सांस की होती है तो उसके अंदर भी ये बुनियादी सोर्सेज है, साइकोसिस है, इन्फ्लुएंजा है। अभी आपका जो लेटेस्ट आया है कोविड-19 है। तो आजकल जो चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट हो रहा है इन दीज डेज, ना क्रोनिक हिस्ट्री, वो बताता जी मुझे तो 2 साल से दर्द होता है और सांस का भी मसला है, तो फिर तो हम एस्थमेटिक जाएंगे। लेकिन एक्यूट पेन वो कहता है अभी नहीं हुआ जी डॉक्टर साहब, अभी बस खांसी भी होती है, चेस्ट पेन भी होता है, तो लाजमी कोविड की तरफ जाना।
और उसके लिए आप ट्यूबरकुलोनियम देंगे, उसके लिए आप देंगे लेक्सिस बहुत अच्छा काम कर रही है, फास्फोरस बहुत अच्छा कर रही है, एंटमटाट है, आर्सेनिक है, रस्ट है, ये देंगे तो लंग्स को वो क्लियर कर। लेक्सिस के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं इसमें कवर्ड में लंग्स के लिए, बेशुमार लोग इसके साथ संभले। तो ये एस्थेमेटिक, अब एस्थेमेटिक पेन जो है वो ट्यूबरकुलोसिस, मेडोरिनम, ये बेसिस है, ये बेसिस सेट करनी है आपने। उसके बाद अगर रेटलिंग है, खड़खड़ाहट आती है, अब खड़खड़ाहट सिर्फ खड़खड़ाहट है, रेटलिंग है, तो बड़ी दवाई तो एंटमटाट है। और उसके बाद उसके अम्पल्ला ही दवाई है कॉलीसल्फ है, उसके अम्पल्ला ही दवाई है एपिकॉक है। और एपिकॉक अपनी खास अलामा वो कहता है जी मुझे चेस्ट में खांसी भी है, पेन भी होता है, साथ मुझे नौजिया भी होता है, तो फिर एपिकॉक कंफर्म होगी। उल्टी आपको मैं यह बताऊंगा एंटमटाट में भी उल्टी होती है, लेकिन कांस्टेंट नौजिया एपिकॉक में जाएगा और उसमें कफ के साथ उल्टी आएगी और चेस्ट पेन आएगा। तो हमने चेस्ट पेन को एड्रेस करना है। फिर फास्फोरस है, फिर आर्सेनिक क्लोराइड है, फिर रेटलिंग में हमारे ओल्ड एज में रेटलिंग चेस्ट पेन के साथ आएगी सेनेगा। तो यार ये चेस्ट पेन आप ठीक कर रहे हैं, साथ आप उसका काज को भी रिमूव कर रहे हैं। मजे की बात, वो जी डॉक्टर साहब मैं तो दर्द तो मेरा शुक्र है जी, मेरे खाली ठीक हो गया सी, मेरी पिछले 2 साल तो खांसी थी वो भी ठीक हो गई, मेरा सादा प्रॉब्लम ठीक हो गया। तो चेस्ट पेन को मतलब इसको आप इसके जब इस एरिया में आप घूमते हैं तो क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं। और मैं लिहाजा लंबी तफसील में भी नहीं डाल रहा, थोड़ी थोड़ी एक एक लाइन की डिफ्रेंशिएशन है। थोड़ा सा इधर हो गया तो ये है, थोड़ा सा इधर हो गया तो ये है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। लेकिन जब आप किसी बंदे से बात करेंगे, आप किसी मरीज से बात करेंगे, उसको कहेंगे आई नो 32 कॉजेज ऑफ चेस्ट पेन, और होम्योपैथिक है रेमेडी अकॉर्डिंग टू 32 कॉजेज वी हैव रेमेडी। फिर उसको नशा आपको भी चढ़ेगा और नशा उसको भी चढ़ेगा, और आपकी मरीज की ठीक करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो ये नहीं होता कि हम चेस्ट पेन लेके हम ये कहेंगे उल्ट पटांगे, ये ट्राई कर, वो ट्राई कर। भाई जो रूट काज के मुताबिक चलते जाएंगे, डिफ्रेंशिएट होता जाएगा, हिट होता जाएगा, हिट होता जाएगा। और ये थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां हैं, थोड़ी थोड़ी। नेक्स्ट, कोलैप्स लंग्स कोलैप्स हो जाता है, लंग्स काम नहीं करता। When air build up in the space between the lungs and the ribs, the lungs can collapse, causing sudden chest pain. When the breathing of some has collapsed lung, they will also experience shortness of the breath, tiredness and rapid heart rate. जब ये ध्यान में रखेंगे, जब फेफड़ों पे कोई असर आएगा तो फेफड़ों को तो साफ खून चाहिए, उसको दिल को, अब दिल को साफ खून वापस आ नहीं रहा तो क्या करेगा, वो तेज पंप करने की कोशिश करेगा। तेज पंप करेगा ना कि मुझे अपनी उसकी जिंदगी बचाने के लिए मुझे साफ खून की जरूरत है, तो क्या करेगा, तेज पंप करेगा तो हार्ट बीट तेज हो जाएगी। चेस्ट पेन, अब यहां दो वजूहात हो जाती हैं। यहां काज है फेफड़े, लेकिन यही काज अगर हार्ट इनलार्ज हो जाता है, वैसे तो यूं हार्ट यूं पंप करता है, यूं, अब हार्ट इनलार्ज होगा तो क्या करेगा, यूं 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 करेगा। अब यूं यूं करेगा तो फेफड़ों में पानी जमा हो जाएगा। ये डिफरेंट एटियोलॉजी आ गई है। ये हार्ट की एटियोलॉजी की वजह से
फेफड़ों के अंदर मसाइल पैदा होंगे। उधर फेफड़ों के अंदर पानी आ गया या उसके अंदर कंजेशन आ गई, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी, तो उसने हार्ट पे प्रेशर डाल दिया। दोनों डिफरेंट कॉजेज आ गई हैं, और यही साइंस है और यही डॉक्टरी है, यही डॉक्टरी है। कार्सिनोसन, ट्यूबर, फास्फोरस बहुत बड़ी दवाई है लंग्स के कोलैप्स करने की। काली कार्ब है, आर्सेन, कहाँ कोलैप्स, निमोनिया में कोलैप्स हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस में कोलैप्स हो सकता है, कैंसर में कोलैप्स हो सकता है। तो निमोनिया की वजह से कोलैप्स हुआ, आप न्यूमोकोक्सिन दें, लाइको दें, आप एंटोमटार दें, रिवाइव करेगा। तो ये है उसकी कोलैप्स की। नेक्स्ट चलते हैं। कोस्टोकॉन्ड्राइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द कार्टिलेज ऑफ द रिब्स कैग। दिस कंडीशन कैन कॉज चेस्ट पेन। हड्डियों की इन्फ्लेमेशन है इस एरिया की, रिब्स की, स्टर्नम की। वो कोई बैक्टीरियल भी हो सकती है, कोई चोट की वजह से भी हो सकती है, किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो बोन की फिर मेडिसिन जाएगी, रूटा, कल्केरिया फास, बेसिलिनियम, ड्रोसरा, और यहाँ ट्यूबरकुलोसिस की इन्फ्लेमेशन बोन की भी हो सकती है। तो ड्रोसा बहुत बड़ी दवाई है बोन ट्यूबरकुलोसिस की। ऑरोमेट है, ट्यूबर है, बेसिलिनियम है। तो वो दवाइयाँ एड्रेस करें कि जो बोन की इन्फ्लेमेशन में काम आएंगी। एसाफोटेडा है, कल्केरिया फास है, सिम्फाइटम है, उसकी तरफ हम एड्रेस करेंगे। आगे चलते हैं। और ये 5 दफ़ा ये होता है, आप कहेंगे छाती के दर्द 4 हिस्सों में बता के इसको फारग हमें कर देना चाहिए था, लेकिन यार ये इन्वेस्टिगेशन आ जाएंगी आपके पास। बंदे ने चेस्ट, आजकल फौरन स्कैन कराते हैं बंदे, और जी मैं तो स्कैन कराया हूँ जी, मेरा तो जनाब ये निकल आया है। तो आप कहेंगे जी हमें तो डॉक्टर ने कहा था यहाँ तो फेफड़े का दर्द हो सकता है, इंजरी का दर्द हो सकता है, दिल का दर्द हो सकता है, ये दर्द हो सकते हैं, ये तो कोई नया ही दर्द आ गया है। तो मैं यहाँ डालने का, ये डीप स्टडी डालने का मकसद ये है कि आपके हाथ से कोई भी बच के ना जाए, इसलिए हम इसको डीप स्टडी में डाल रहे हैं। और ये आपके पास हो सकता है रेयर केसेस भी आए, लेकिन आएंगे आपके पास केसेस भाई। इन्वेस्टिगेशन आजकल तो बंदा खुद बड़ा है, उसको पैस कहता है बगैर डॉक्टर के पूछे चला जाएगा चेस्ट एक्सरे कराने, सीटी स्कैन कराने। तो आपने ये पढ़ा होगा, आप फौरन लेक्चर निकालें, टिक टिक करें, दवाइयाँ निकालें, दें, फारग करें। थोड़ी सी मैं यही कहता हूँ ना कि मैं अगर फर्ज करें यार, मैं हमारे बस हम तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं, किस किस फील्ड में, लेकिन एक बंदा चेस्ट पेन को अगर लेके बैठ खोल लेता है ना क्लिनिक, 32 काजेज को सामने रखे, टेबल पे ड्राफ्ट बनाए रखे, बंदा कैसे निकलता है उसके हाथ से? निकलता है? नहीं निकलता। लेकिन चीज़ों को ठीक करने के लिए हमेशा उनको समझना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है। नेक्स्ट, ओसोफेजियल कॉन्ट्रैक्शन डिसऑर्डर्स। ओसोफेजियल contraction disorder or spasm of the contraction in the food pipe. The disorder can also cause chest pain. मतलब यहाँ कोई इन्फ्लेमेशन होती है, इसको हम पहले भी डिस्कस करते हैं, ये सेम उसके साथ मिलती जुलती बात है कि इसके कॉन्ट्रैक्ट करने से जो स्पाज्म आता है उसकी वजह से भी चेस्ट पेन आ जाता है। और ये इन्फ्लेमेशन किसी मतलब आपने कहा जी मैं चाय पीती, मैं वो तो आम खा लेता जी, वो मैं जी वे भी कर लेता, तो क्या होगा? यहाँ कोई इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ना। जब आप ऊट पटांग खाएंगे तो वो थोड़ा सा आप पूछ लें कि आपने 1-2 दिन पहले क्या कुछ खाया पिया था ऐसा कुछ, तो उसको एड्रेस कर दें। आप नक्स पल्स दे देंगे तो बहुत सारे मसाइल इसी में हल हो जाते हैं।
हैं जी। नुक्स किसका है? नक्स पल्स का ही है कि हमारा अर्बन एरिया का जो बंदा है वो रात को बाहर खाना ज़रूर खाता है, बाल्टी गोश्त खाना है, ठीक है ना जी, वो कुछ ना कुछ ज़रूर खाता है। और वो खाता जो वो बना के देता है, वो आंखें बंद करके वही खाता है, वो बटर में बनाता है, वो जिसमें बनाता है, बहरहाल वो आपको फोका। हम भी खाना खाते हैं, हमारी भी आदतें अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी एक आदत है कि मेरे दोस्त गोवा है कि हम कहते हैं यार ये तूने डालना है, अपनी मर्जी का हम नहीं डलवाते उससे कि जो तुमने हमें यूँ पका के दे। हाँ जो है हाँ, हम उसको कहते हैं यूँ पकाना है, ठीक है, हमने अपनी मर्जी का पकवाना होता है। तो लिहाजा हर बंदा तो अपनी मर्जी का नहीं पकवाता ना, वो कहता है मेरा टेस्ट है जी, फलां जी खाएं जी कढ़ाई, फलां जगह की कढ़ाई अच्छी है, वो इस तरह बनाता है, वो इस तरह बनाता है। तो आप उसकी रेसिपी पे ना जाएं, कम से कम आप लोगों को भी गाइड करें और ख़ुद भी अपनी रेसिपी बनाएं। नेक्स्ट, ओसोफेगल, अब देखें यहाँ उसे 3-4 चीज़ें, रिफ्लेक्स या इन्फ्लेमेशन, सेंसिटिविटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सेंसिटिविटीज़ के लिए हमने नक्स है या बिस्मथ है, कैडमियम सल्फ है। जब ओसोफेगस मिर्चें खाते हैं, सुर्ख मिर्च का कसरत से इस्तेमाल होता है। दुनिया जान घूम के आएँ, सेंट्रल एशिया घूम आएँ, आप यूरोप घूम आएँ, आप कहाँ चले जाएँ, मासवाई यहाँ हमारे इंडिया का जो रीजन है एशिया का, यहाँ तो बहुत ही अंधाधुंध मिर्च खाई जाती, अंधाधुंध मिर्च खाई जाती। और स्पाइसेस को एंटीडोट ही नक्स भूमिका करता है। उसमें दालचीनी भी होनी चाहिए, उसमें इलायची भी होनी चाहिए, छोटी भी तो बड़ी भी तो फलाना भी, जीरा भी, ये भी डालें, ये भी डालें। पिछले दिनों मुझे किसी ने एक भेजा, कोई टीवी का एक इंटरव्यू किसी का, तो वो कह रहा जी लहसुन खाएं, इसमें बेशुमार बीमारियों की शिफा है, अदरक खाएं, इसमें बेशुमार इंग्रेडिएंट है, बेशुमार। मैं अब चूँकि मैं वहाँ नहीं बैठा हुआ था, मैं उसको कहता कि ये इतना खाएं, थोड़ा खाएं। और यही अदरक गुर्दे फेल करती है, जो आपकी जिंजबर जो है पोटेंसी में जाके उसको ठीक करती है। यही जो लहसुन की तुरियाँ हैं, ये खून को पतला भी करती हैं, और यही मैदे का अल्सर भी करती हैं, और यही एसिडिटी भी करती हैं। लेकिन जब लोग उधर सुनते हैं ना, दलादल फिर अदरक डाल के कूट के उसके पी रहे हैं, और अल्टीमेटली क्या, मैं आपको इसकी मैंने कहाँ से इसको पकड़ा। मेरे पास बहुत सारे गाने वाले आते थे, गायक, और वो अदरक जो है ना बहुत पका के खाते थे, बट वो गोश्त बनाते हैं खूब अदरक उसमें, उससे ये क्योंकि ये गला भी बड़ा अच्छा साफ़ करती है, ब्लड की कोई प्योरिफिकेशन भी करती है, ठीक है। अब कसरत से जब वो खाते थे तो उन्होंने गुर्दे फेल किए। और अक्सर गाने वालों के जो आप सुनेंगे कि गुर्दे फेल हुए, और वो कुकिंग खुद करते हैं ज़्यादातर गाने वाले, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं उनके साथ बैठता रहूं, इन्होंने खुद कोच लिया ना, खूब लहसुन डालना, खूब अदरक डालनी, खूब, और ये रोज़ का मामूल है। और अल्टीमेटली जो है अदरक ने गुर्दे ख़राब कर देंगे। और आपकी प्रूविंग है जिंजबर की, आप मटीरियल मेडिका पढ़ें तो, रीनल फेलियर। तो आप किसी को अब लोग कहते हैं फलां डॉक्टर बड़ा एक्सपर्ट है, उसने कहा जाता है, बहुत फिर अंधाधुंध फायर शुरू हो जाएंगे खाना, और उसको पता ही नहीं होगा कि मैं क्या कर रहा हूं और मेरे साथ क्या हुआ है। वो अदरक की तरफ उसका ध्यान भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट, तो इस तरह से स्टिमुलेंट खाने से, कहने का मकसद ये, इस तरह के स्टिमुलेंट खाने से आपका जो ओसोफेगस है हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। आप उसको मिर्च दे रहे हैं, सुर्ख मिर्च दे रहे हैं, काली मिर्च दे रहे हैं आप, वो यार एक ही खाने में 4 मिर्चें मैंने देखी है, 3 तो पड़ी ही होती हैं, चौथा तो मैं कभी डलवाता हूँ। जैसे अगर हम पकवाते हैं तो वाइट उस पेपर में काली भी पड़ी होगी, सुर्ख भी पड़ी होगी, और ग्रीन चिल्ली भी होगी। ऐसा होता है ना यार, चिल्ली सब्ज़ ज़रूर पावी, काली भी पावी,
वो क्या करेगा, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हाइपर सेंसिटिव कर देगा उसको, और उसकी वजह से पेन होगा। तो नक्स, ये याद रखें, जहाँ बहुत ज़्यादा मसाले या जो दवाएं से यहाँ हाइपर सेंसिटिविटी आती है, वहाँ नक्स मम्मी का बहुत बड़ी दवाई है। आप इसको इग्नोर ना करें, इसी में मसले हल हो जाएंगे। नेक्स्ट जी, ओसोफेजियल रप्चर। अब कब रप्चर होगा? वो कहता है कि उल्टियां करेगा, जोर जोर लगा के करेगा, जब प्रेशर पड़ेगा ओसोफेगस तो फट सकता है, वो फट जाएगा। क्या लिखता है? द फूड पाइप बस्ट, दिस कैन रिजल्ट इन द सडन इंटेंस चेस्ट पेन and esophageal rupture may be occur after the intense vomiting or an operation involving the esophagus। अब ये दो वजह से, या तो इसका कोई ऑपरेशन हो रहा है तो वहाँ से भी फट सकता है और उसकी वजह से पेन आएगा, या फिर आप एक्स्ट्रा जोर लगाएंगे वोमिटिंग के लिए तो तब भी फट सकता है। अब इसकी जगह हमने देखें, हमने हाइपेरिकम भी डाल दी, हमने अनिका भी डाल दी, हमने नक्स ममिका भी डाल दी, कैडमी में उल्टी की भी दवाइयाँ डाल दी, ताकि वो काज रोके और साथ वो काज भी रुकेगा तो पेन भी ठीक हो जाए। नेक्स्ट, हियाटस हर्निया। अब वो भी यहाँ पेन होता है। वो क्या होता है कि स्टमक ऊपर चला जाता है कुछ हिस्सा उसका, जिसको हर्निया क्या कहते हैं कि किसी चीज़ का अपने लिमिट से क्रॉस करके कहीं घुस जाना, दैट इज। और यहाँ मोस्टली अम्बिलिकस हर्निया होती है, इनग्वाइनल हर्निया होती हैं। ये यहाँ मैदे के इस जगह पे मैदा थोड़ा सा ऊपर आएगा, हियाटस हर्निया होगी। अब ये इसकी बहुत अच्छी दवाई है, जैसे जो हमने एसिड रिफ्लेक्स वाली जो दवाइयाँ हैं, नक्स, बिस्मथ, कैडमियम सल्फ, बहुत अच्छी दवाई है। अब देखें, ये पेन है चेस्ट का आ रहा है, कितनी डिफरेंट मसाइल आ रहे हैं। चेस्ट पेन और चेस्ट क्लीनिंग बन सकता है। नेक्स्ट, आगे चलें जी, आगे चलें। हाइटिस नहीं हो गया। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। Hypertrophic cardiomyopathy when the heart grows too thick due to genetic factor. The thickness of the heart prevent blood from flowing from the heart, probably causing the muscle to work very hard to pump blood. Symptom of hypertrophic cardiomyopathy include chest pain. अच्छा, ये वो कह रहा है कि हमारे मोस्टली ये बच्चों में बहुत सारी आपको मायोपैथी आ जाती है। दिल का मसल जो है वो वीक हो जाता है और उसकी वजह से ज़ोर लगाता है तो पेन शुरू हो जाता है। और ये आपको हमेशा एफर्ट्स में मिलेगा। ये खाना खाने के बाद मिलेगा। जब एफर्ट्स हार्ट करेगा तो पेन स्टार्ट होगा और ये सिम्टम जो है उसको एंजाइना की भी यही सिम्टम होती है। लेकिन इसके लिए आप एक एक्सरे करवा सकते हैं। इसके लिए आप एक एंजाइम है CPK, उसको करवा सकते हैं और उससे आपको पता चल जाएगा कि कार्डियो मायोपैथी है या नहीं। आप उसको एड्रेस करेंगे और फिर उसकी जो दवाइयाँ हैं हमारी पेन की, कार्डियोमायोपैथी जेनेटिक डिसऑर्डर पे आ गए, फिर एक्सरे है, फिर कार्सी है, फिर ट्यूबर है, फिर मेडोरिनम है, फिर पल्साटीला, फिर लेक्सिस, फिर लाइको, फिर आप फिर उसको ट्रीट करेंगे। जनरली हमने आपको ये कहा कि आप 4-5 चीज़ों का हम इधर फोर्स करेंगे, लेकिन जब आपके पास इन डिटेल पेशेंट कोई आ जाता है तो फिर हमने इस डिटेल में जाना ही जाना है।
आप मरीज़ को दे रहे हैं, आप इंजरी बेस करके दवाई दे रहे हैं, मरीज़ को नहीं फ़र्क पड़ा, आप लंग्स की तरफ जाएंगे तो बड़ा आसान है ब्रीदिंग, उससे आप खांसी से मतलब जो छोटे छोटे क्लिनिकल डायग्नोसिस है ना, ये तो आपको बनानी पड़ेगी और इसको आपको समझना पड़ेगा। लेकिन इन डिटेल भी जब जाएंगे तो फिर भी होम्योपैथी आपके लिए रास्ते खोल रही है, फिर भी होम्योपैथी आपके लिए रास्ते खोल रही है। इसमें लेक्सिस है, लाइको है, ओरोमेट है, कैक्टस है, काली कार्ब है, कालमिया है, लिथियम कार्ब है, रस्टा, स्पाइजेलिया, स्पोजिया, नाजा। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। बोर तो नहीं हो रहे यार? थकने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा है कि आप ज़रा इसको डिटेल को समझें। मतलब असल में मसला ये है कि हम चाहते हैं कि कोई ऐसा नुस्खा काट के दस दे फ़ौरन ही कि सारा चेस्ट दा पैन एक ही गोली नाल ठीक हो जाए, तो वो तो फिर पैरासिटामोल है, वो तो फिर पेन किलर हैं जो उनके हैं, वो क्या है उसका जो मार्फिन है, और फिर वो ये कहता है कि फिर वो जो 2-4 दिन खाएगा तो चौथे दिन नारा तकबीर अल्लाह अकबर, अल्लाह को प्यारा भी हो जाएगा। उसके दिल का दर्द है और आप उसको दे रहे हैं डिस्प्रिन, उसको कोई कार्डियोमायोपैथी है तो आप कहेंगे जी मैं इसको मार्फिन वो दे के ठीक करूँगा, तो वो कार्डियोमायोपैथी या हाइपर सेंसिटिव आप या हाइटिस hernia तो उससे ठीक नहीं होंगी। लिहाजा इसको एड्रेस करना पड़ेगा। वो कोई बंदा था ना, वो कह रहा कि कोई वकीम था तो उसके साथ असिस्टेंट था, तो वो सफ़र पे पहले हकीम गांव-गांव फिरते होते थे, डॉक्टर भी, बस्ता उठाया, ऊँट पे बैठा, घोड़े पे बैठा, तो वो गया तो आगे कोई ऊँट जो था वो बड़ा बीमार, और उसके गले में ना उसने कोई तरबूज खाया तो गले में फंस गया। तो हकीम साहब ने क्या, एक पत्थर नीचे रखा, एक ऊपर रखा, मारा ज़ोर से, वो तरबूज टूटा और ऊँट ठीक हो गया। अब उसके साथ असिस्टेंट जो था नया, उसने कहा यार ये भी बड़ा मसला है, ये तो डॉक्टरी बड़ी आसान है, पत्थर रखो थल्ले रखो। वो किसी गाइटर था किसी का, खातून का, किसी की अम्मा का, उसने नीचे रखा, ऊपर से पत्थर रखा, अम्मा मार दी उसने। तो साथ गांव वाले ने फिर चंगी उसको ठकाई की। और ये होता है कि ये बड़ी इंसानी इसको समझना, ये कोई ऐसे शॉर्टकट नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत सारे आसान कुलिये बना के दे दूँ, बहुत सारे आसान रास्ते। आज कुछ लोग हमारे कैंसर के कैंप में बैठे हुए थे ना, दवाइयाँ यही थी ना, यही परसाटीला, यही लेक्सिस, यही कोनियम, यही लेकिन अकॉर्डिंग टू हम कास्ट पे हमने दे रहे थे। लोग क्या, मेरे ख्याल में हार्डली मतलब 2 या 1% लोगों ने ये कहा होगा कि हमें फ़र्क नहीं है। यही हुआ है ना, मैक्सिमम ने यही कहा ना जी हमें फ़र्क है। तो वो क्या था, कैंसर था। वो चेस्ट पेन सिंपल नहीं था भाई। तो जहाँ कैंसर इस तरह से ठीक हो सकता है यार, अगर आप चेस्ट पेन को समझ के एड्रेस करें। यहाँ में रुस्तम साहब भी बैठे थे और भी कोई दोस्त बैठे थे, ज़रा ज़रा हम इधर इधर जाते थे, ज़रा 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 ज़रा, और वो हिट होती थी तुम्हें। हम तो यार इसको इतना पब्लिश नहीं कर रहे। हम एक केस कैंसर का कोई ठीक कर ले तो ववेला डाल देता है, एक केस। हमारे पास मतलब सैकड़ों केस है हमारे पास। एक गांव के आज 7 पेशेंट थे, मेरे में फ़र्क है, कहता सबको फ़र्क है। आज आपको एक बंदा रिपोर्ट हुआ है, वो बड़े मज़े का बंदा था और बड़ा, उसको देख के बंदा कोई नहीं कह सकता इसको कैंसर है। उसके वैसे ही मैं कहा सुना, जब तुम हमारे पास आया तो कहता डॉक्टर ने मुझे कहा था ये 2 दिन से लिहाजा 1 हफ्ता ज़िंदा रह सकता है। आज 11वां साल है उसको, 11वां साल है उसको। कहता 4-3 दिन ब्लड की बोतलें मुझे रोज लगती थी। 11वां साल है उसको। तो हम तो एक केस प्रेजेंट कहीं कर दें यार, ये हम इसमें इतने उस बुनियादी उस पर हम काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ताकि लोग बैठे होते हैं, हम ओपन डिस्कशन हो रही है, ये दवाई जा रही है, वो जा रही है, वो जा रही है, वो जा रही है, यूँ जा रही है। अब ट्यूबरकुलोसिस का पेन आ जाता है, टीबी है, चेस्ट पेन कंप्लेन करेगा आपको आके। अब क्या होगा, खांसी होगी, क्या होगा, बुखार होगा।
नाइट एग्रीवेशन होगी, फौरन ध्यान चला जाइए, चेस्ट पेन, कफ एंड फीवर, आपको ट्यूबरकुलोसिस की तरफ फौरन ध्यान चले। कितने दिन से? महीना हो गया जी, ठीक ही नहीं हो रहा, 15 दिन हो गए, ठीक ही नहीं हो रहा, 2 महीने हो गए, ठीक नहीं, लामाला आपको ट्यूबरकुलोसिस की तरफ जाना है। फौरन चेस्ट एक्सरे कराएं, फौरन उसका कराएं, ट्यूबरकुलोसिस के जो स्पुटम का टेस्ट कंजक्टिव 3 डेज का होता है वो कराएं। फिर आजकल और आ गया टीबी पीसीआर आ गया है, टीबी गोल्ड आ गया है, वो टेस्ट कराएं, कंफर्मेशन करें। और इतनी मज़े की दवाइयाँ हमारी, ट्यूबर दें, फास्फोरस दें, आर्सेनिक आयोडाइड दें, चेस्ट पेन, फीवर सेटल, ट्यूबरकुलोसिस क्लियर। नहीं, सेलेशिया जो है, नहीं, फास्फोरस से तो ट्यूबरकुलोसिस में नहीं, बिल्कुल ही नहीं डरना चाहिए सेलेशिया से। लेकिन सेलेशिया बेसिकली जो टीबी, बोन की टीबी है, इससे बड़ी दवाई कोई नहीं होती। और हमने गली सली हड्डियाँ जो होती हैं टीबी की, बोन की, लेकिन इसको सेलेशिया को इस्तेमाल करने का आपको तरीका आना चाहिए। ये कभी भी अकेला इसको फायर ना करें, इसको कभी भी अकेला फायर ना करें, इसके साथ पूरे अरेंजमेंट के साथ इसको स्ट्राइक करें। आप उससे पहले कार्सिनोसन लगाएं, ट्यूबरकुलोनियम लगाएं, आप ड्रोसरा लगाएं, आप ऑरामेड लगाएं, फिर सेलेशिया दें। सेलेशिया आपको मज़े का रिजल्ट देगी। लेकिन चूंकि मियाज़मेटिक ट्यूबरकुलोसिस पड़ा है, छुपा है, क्या करेगा सेलेशिया? उसको ड्राई करने की कोशिश करेगा, उसको खुश्क करने की कोशिश करेगा, और वो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ट्यूबरकुलोसिस की सेलेशिया आप खोल के देखें, बड़ी दवाइयों में इसका शुमार है, लेकिन इसके इस्तेमाल करने का आपको तरीका आना चाहिए। चेस्ट पेन, ये लेट नहीं सकता, पीछे लेटेगा पेन होगा, खांसी से पेन होगा, फीवर होगा, और स्पेशली इंडिकेट करेगा नाइट एग्रीवेशन ट्यूबरकुलोसिस की बहुत ज़्यादा नुमा है। आप इसके पे काली कार्ब, ड्रोसरा बहुत अच्छा जो ट्यूबरकुलोसिस का चेस्ट पेन है, मज़े का रोकती है। आप एक डोज लें और अगले दिन मरीज़ कहेगा डॉक्टर साहब वो आपने जो रात को पूरी दी थी ना, उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। ड्रोसरा बहुत अच्छा रोकती है दर्द को। और मैं ड्रोसरा से कैंसर, जो लंग्स के कैंसर थे, उसके पेन को हम ड्रोसरा से बहुत अच्छा रोकते रहे। ड्रोसरा बहुत अच्छा लंग्स के पेन को रोकता है। और लोगों का तो कंसेप्ट इसको काली खांसी में ये यूज़ करते हैं, ये टीबी की बहुत बड़ी दवाई है, ये हड्डियों की, जोड़ों की टीबी की बहुत बड़ी दवाई है। ये गली सड़ी हड्डियाँ जो है वो ठीक करके रख देती है ड्रोसरा। नेक्स्ट चलते हैं। टीबी एक बड़ा सब्जेक्ट है, हम पेन को एड्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया मिट्रल वॉल प्रोलैप्स, MLP, the chest pain, palpitation and dizziness, all the symptoms of mitral valve prolapse which when involves in the heart and unable to close the fully might cause this condition may have to obvious symptoms। अब ये इंटरनल वॉल्व्स के प्रॉब्लम होते हैं, और जो कंजेंटल हार्ट डिजीज़ हैं जिसमें ASD है, VSD है, इसमें है आपका PDA है, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस है, ये कंजेंटल आ जाता है। कुछ हमारी रिलेटेड हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़, और वो है आपका इन्फेक्शन, थ्रोट का इन्फेक्शन, जोड़ों का दर्द, फिर वल्वर हार्ट डिजीज़। इसकी वो कहता है 4 चीज़ें आप अगर कर लेते हैं, 4 चीज़ें, क्या? थ्रोट, फीवर, जॉइंट पेन,
और जॉइंट पेन क्या होती है? शिफ्टिंग पेन होते हैं, एक जोड़ में फिर दूसरे में फिर तीसरे, जॉइंट पेन। कार्डियक एंड कोरिया रशा, हाथ भी कांपते हैं इनके। ये 4 पैरामीटर आपको अगर मिल जाते हैं तो आप सीधे चले जाएंगे ये तो रूमेटिक है। और इसकी कॉज क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस, SOT इसका बड़ा होगा। ये बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन कॉज इसको करता है, और ऑटोइम्यून डिजीज भी इसको कॉज कर सकती है। अब यहाँ रोमाटाइड आर्थराइटिस आ जाएगा, वो डिफरेंट और चीज आ जाएगी। रोमाटाइड वो दोनों फर्क है। वो ऑटोइम्यून डिजीज है, उसमें RA फैक्टर पॉजिटिव आएगा, उसको क्या कहेंगे? रोमाटाइड आर्थराइटिस। वो जब हम जोड़ों के दर्द पड़ेंगे हम उसको फिर भी, लेकिन चूंकि यहाँ रूमेटिक कार्डिक डिजीजेज जो आती हैं उसका ये चैन है, थ्रोट, जोड़ों का दर्द, हार्ट के अंदर वॉल्वर जो वॉल्व्स हैं उसके अंदर जो चेंजेस ले आता है, ये लेके आता है। तो आपको हिस्ट्री में अगर ऐसा मिलता है, और इसमें ये जो प्रोलैप्स हैं, मेटल वॉल्व प्रोलैप्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इनहेरिटेड डिजीज़ हैं और जेनेटिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं। इसमें बहुत अच्छा रेडियम करती है, लाइकोपोडियम, ऑरोमेट, ये बहुत अच्छा काम करती है। नायरोसिरोसिस, ये VSD में भी यही दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। नेक्स्ट, और ये क्या प्रेजेंट करेगी? चेस्ट पेन करेगी। आप मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आप उसको लिख देते हैं चेस्ट पेन है, एग्जॉस्शन से हो रहा है, ब्रीदिंग और डिफ़िकल्टी है, आप उसको लिख दें, इको करवा के ले आए जी, अगले दिन पढ़ लें आप। यहाँ चेस्ट एक्सरे, इको, जब चेस्ट का पेन आ जाए तो आप चारों रिजल्ट भी आप डिमांड कर सकते हैं। आप कहेंगे चेस्ट एक्सरे करा लाएं, आप स्कैन करा सकते हैं, आप इको करवा सकते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, फ़ौरन लिख दें, बंदा भी खुश हो जाएगा। आजकल जितने टेस्ट लिखे वो ज़्यादा ही खुश होता है, मरीज़ कहता है यार डॉक्टर ने ये भी लिख दिया, और फिर साथ जब ठीक होते हैं तो कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो डॉक्टर है ना, बहुत सारे, वो मरीज़ जाता है ना 15 टेस्ट, आप फीस भी दे दी 15 टेस्टों की, तो नाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी नाल, क्योंकि वो टेस्ट ही ठीक थे, गैर ज़रूरी टेस्ट थे, उन्होंने ठीक ही होना था। लेकिन शुक्र है डॉक्टर साहब, यह भी ठीक आ गया, यह भी ठीक आ गया, यह भी ठीक आ गया, क्योंकि बहुत सारी मार्केटिंग भी होगी, साथ मरीज़ भी घेरा गया, पैसे भी ले लिए गए, नाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी हो गया। नेक्स्ट, पैनिक अटैक। अब बहुत सारे मरीज़ आपके पास आएंगे, इनकी प्रेजेंटेशन ही डिफरेंट होगी, नेक टेढ़ी होगी, डीप ब्रीथ लेगा, अब खोलेंगे तो कोई पीछे कहानी होगी। तो पैनिक अटैक, डिसअपॉइंटमेंट, ग्रीफ, उनको पैनिक अटैक्स होते हैं। और पैनिक अटैक जब होता है तो वो कोई भी सिम्टम साथ क्रिएट करेगा। उसको क्या हो सकता है? उसको सर दर्द भी हो सकता है, उसको चेस्ट पेन भी हो सकता है, उसको मोशन भी हो सकते हैं, उसको कुछ भी हो सकता है। लिहाजा ये कॉज इग्नेशिया है, एनाटॉमी। और आज हमने एक कैंसर का पेशेंट देखा है हमने, और अल्लाह करे वो उसको अल्लाह सेहत भी दे, और हमने उसकी डायग्नोसिस बनाई। और वो पहला केस है जो जिसको मैंने रेपर्टराइज़ किया, मैं कम ही मैं रेपर्टरी खोलता हूँ। तो उसकी ये हिस्ट्री थी कि इसके वालिद की जब डेथ हुई है, वालिद की डेथ के बाद इसको जॉन्डिस हुआ है, और उसके बाद फिर आगे मसाइल बढ़ते गए। तो मैंने जब रेपर्टरी खोली तो जॉन्डिस फ्रॉम ग्रीफ एक ही दवाई लिखी हुई थी, एसिड फॉस, एक सिंगल दवाई लिखी। और मुझ पे लोगों दोस्तों का प्रेशर था, मेरी तरफ देख रहे थे कि यार बस यही लिख के दे रहा है,
मैंने कहा नहीं, कॉज पे एक ही आ रही है तो इसको एक को ही लिखना है। फैमिली हिस्ट्री में चेस्ट इन्फेक्शन था, हमने कार्सी ट्यूबर को एड्रेस करके एसिड फास दे दिया, अल्लाह रहम करे। मैं एक बात करता हूँ कि वो कॉज क्या है, ग्रीफ कॉज है, पैनिक है, और पैनिक ने बॉडी के अंदर केमिस्ट्री चेंज कर दी है। मैंने एक औरत के कैंसर को ठीक किया सिर्फ इग्नीशिया से, कार्सिनोसन इग्नीशिया दे दे के, और वो मेरे पास आए थे, उठा के उसको लाए थे, और उस वक्त वो 70 ईयर, वो जाके कोई 90 के करीब उम्र में मरी है वो औरत। और जब भी उसका बेटा मेरे पास, अम्मा काम कर रही है, अम्मा चल फिर रही है। आज भी कई पेशेंट आपको प्रेजेंट हुए होंगे जो कहते थे कि हमें 2-2 बंदे पकड़ के लाते थे, हमें उठा के लाते थे, हम घर के काम काज कर रहे हैं। वो इसी अप्रोच से ठीक हो रहे हैं। कॉज डिफरेंट कॉज, और डिफरेंट कॉजेस पे आपके पास रेमेडी होनी चाहिए। डिफरेंट कॉजेस पे आपके पास रेमेडी होनी चाहिए। तो पैनिक अटैक may cause the chest pain in addition to the nausea, dizzy, sweating, rapid heartbeat and fear. Aconite, Ignatia, Gelsemium, Natrum, acid fast, Oromet. Next. पेरिकार्डियाटिस। पेरिकार्डियाटिस का एक तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द सैक अराउंड द हार्ट के जो गिर झिल्ली है उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से पेन हो जाता है, और ये बहुत कॉमन उसमें स्ट्रेप्टोकोकस में मिलता है। ब्राटाकार्प, कार्मिया, लीथम कार्प, स्पाइजेलिया, स्पोंजिया, लेक्सिस। नेक्स्ट, प्लूरेसी, फेफड़ों में पानी का पड़ जाना। अगेन ये सारी पैथोलॉजी लंग्स के अंदर, ट्यूबरक्लोसिस, एस्थमा, प्लूरेसी, ये जो मैंने 4 बेसिकली देखे ना। अब हम हार्ट की डिटेल पे काफ़ी गए हैं, इसी तरह लंग्स की डिटेल में हम काफ़ी जा रहे हैं। एस्थमा बेसिकली कॉज लंग्स है, लंग्स के अंदर लंग्स की पैथोलॉजी है। ट्यूबरक्लोसिस लंग्स की पैथोलॉजी, एस्थमा लंग्स की पैथोलॉजी, और उसके साथ जो है प्लूरेसी, पानी पड़ जाना फेफड़ों में। कार्सी ट्यूबर, ब्रेविनिया, कालीकार्प, कार्बो एनिमेरस, सेनेगा, सल्फर, ये दवाइयां प्लूरेसी की। तो आपने लंग्स के अंदर कितनी पैथोलॉजी हैं जो कि चेस्ट पेन क्रिएट करती हैं। लंग्स के अंदर कितनी पैथोलॉजी है, फिर लंग्स का कैंसर आएगा, वो भी चेस्ट पेन प्रेजेंट करेगा मरीज। तो और आगे फिर हम चले जाते हैं, नेक्स्ट आगे चले जाए। निमोनिया बहुत कॉमन, ये भी लंग्स की पैथोलॉजी को और आ गई है। ये प्रेजेंट चेस्ट पेन करेगा, और इसकी इजीली डायग्नोसिस है। ब्रीदिंग डिफिकल्टी, फीवर, बुखार, फीवर और चेस्ट पेन। अब स्टेथ लगा गए तो रैटलिंग साउंड, क्रैकिंग साउंड आएगी इस पे, नोज फ्लैपिंग आएगी, नथना फड़क रहा होगा, और पेन है। निमोनिया की तरफ जाना है आपको। किसकी तरफ जाना है? निमोनिया की तरफ जाना है। ट्यूबर, न्यूमोकॉक्सिन, लाइको, चलिडोनियम, एंटोमटाइड, फास्फोरस, ब्रेविनिया, दवाइयां देखे घूम घाम के वही आ रही हैं, लेकिन काजेस चेंज हो रहे हैं। आपने एड्रेस किस तरह करना है? नेक्स्ट, pulmonary embolism. A pulmonary embolism when a blood clot get trapped in artery, आर्टरी को घेरे में ले लेता है तो क्या होगा? क्लॉट है, चेस्ट पेन। अब क्लॉट को कौन डिजॉल्व करेगा? आर्निका, कैक्टस,
लेक्सिस, बोथरोब, आरामेट, क्लॉट डिजॉल्व करना है। योर लाइफ थ्रेटेंड है ये पुल्मोनरी एम्बोलिज्म है। उधर यही काम जब होगा हार्ट की आर्टरीज के अंदर होगा, हार्ट की सप्लाई के अंदर होगा, तो क्या होगा? मायोकार्डियल इन्फॉक्ट हो जाएगा, वहां ब्लड क्लॉट आ जाएगा, ब्लड की सप्लाई हार्ट को बंद हो जाएगी और उसकी बड़ी टिपिकल प्रेजेंटेशन आएगी। याद रखें, कार्डियक अटैक, मायोकार्डियक इन्फॉक्ट, चेस्ट पेन ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। यूं कहते हैं जैसे पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, यूं रॉक यूं जाएगा ऊपर, यूं स्टार्ट होगा, यूं जाएगा, फैलेगा और यहां कंप्लेन बाज़ दफा यूं ही कंप्लेन करेगा। ये पेन अप टूवर्ड थ्रोट की तरफ आएगा, यूं लेफ्ट को जाएगा और ये डिफरेंशिएट है उसके साथ एंजाइना के साथ। एंजाइना एफर्ट एंजाइना मूवमेंट करेगा तो होगा, ये रेस्ट में भी हो जाएगा उसको, ये रेस्ट में भी हो जाएगा। और इसकी एक और बड़ी खास अलामत है कि स्वेटिंग आ जाएगी, कोल्ड स्वेटिंग। जिंदगी कोल्ड स्वेटिंग जब आ गई तो समझे लाइफ थ्रेटेंड है, बंदा हाथ से निकल रहा है। पेन ग्रेजुअली अप और फौरन ट्रीटमेंट दें, एकोनाइट दें, वराइटम एल्बम दें, कैक्टस का शिकंजा फौरन कैक्टस दें, विद इन अ मिनट रिलैक्स कर जाएगा। और साथ ट्रोपन आई एंजाइम का टेस्ट लिख के भेज दें। वो रेज हुआ तो इसका मतलब 101% कार्डियक अटैक है। कौन सा टेस्ट रिक्वायर करेंगे? ट्रोपन। वो आपको आधे घंटे में रिजल्ट आ जाएगा, पता चलेगा रेस। कभी भी इसको और ये फौरन रेस्क्यू करेगी आपको एकोनाइट, फौरन रेस्क्यू करेगी वराइटम एल्बम। कैक्टस तो कभी, मैं कहता हूँ मुझे ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कैक्टस ने मिनट से ऊपर टाइम लिया हो। अगर अब होता क्या है, जब वहाँ क्लॉट आ जाएगा, प्रेशर शिकंजा पड़ जाता है, यूँ स्क्वीज हो जाती है ना आगे, यूँ स्क्वीज होना ये कैक्टस है। यूँ स्क्वीज हो, ये शिकंजा पड़ जाए, दिस इज द कैक्टस। बड़े लोगों को बचाती है ये हार्ट अटैक में, 1 mm फौरन मतलब इसका अगर उससे 1 मिनट में शिकंजा पड़ा, कहेगा हाँ जी बस पकड़ लिया किसी ने, पकड़ लिया मेरे दिल को किसी ने, यूं हाथ उसने रखा होता है, पकड़ा गया दिल। वो मेरा दोस्त है डॉक्टर हफीज, वो हमेशा कहता है हार्ट वाला कभी यूं नहीं कहता मुझे यूं दर्द है, वो कहेगा यूं हाथ रखेगा, उंगली वाला नहीं। उसको उधर शिकंजा पड़ता है ना, उसका हाथ भी यूं जाता है। तो डिफरेंट है, वो मूवमेंट करेगा एंजाइना वाला तो पेन स्टार्ट हो जाएगा, मूवमेंट एक्सर्शन से हो जाएगा। और ये जो होगा ये बगैर एक्सर्शन के होगा अटैक। अक्सर बंदा कहता है लेटा हुआ था, डॉक्टर साहब एकदम ही पसीने ठंडे आए ने, दिल का दर्द हुआ, उठा के गए, बंदा रास्ते में कोलैप्स कर गया। उस वक्त चाहिए फौरी एकोनेट चाहिए, फौरी आप वराइटम एल्बम चाहिए। स्वेटिंग आ गई तो वराइटम एल्बम वो एकदम निकाल लेगी, एकदम विटैलिटी को यूं उठाती है वराइटम एल्बम, यूं सेकेंड्स के अंदर वाइटल फोर्स के अंदर इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कि एक दफ़ा उसकी कोशिश होती है कि मैं इसको निकाल लूँ इस इमरजेंसी से। मैं कहता हूँ ये 3 दवाइयाँ आपके जहन से अगर होती हैं तो बहुत सारे आप जो MI के केसेस है आप उनको बचा सकते हैं। मैं ज़िंदगी मौत तो खुदा ने उसके इख्तियार में है, लेकिन
जो साइंस ये कहती है, जो हमारी एक्सपीरियंस कहता है, इसको बचा सकती है। यार ज़्यादा नहीं, ये 3 दवाइयों पे ग्रिप रखें। नेक्स्ट चलते हैं। हार्ट अटैक मैं इसको कर गया हूँ। चेस्ट पेन इन वन ऑफ द 5 main symptom of the heart attack. The other are pain in the jaw, neck or back, lightheadedness, weakness, pain in the arm or shoulder, shortness of the breath and sweating भी लिखने साथ। ये प्रेजेंटेशन है हार्ट अटैक की, दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं। नेक्स्ट, myocarditis. Myocarditis is when the heart become inflamed, resulting a symptom the similar to heart attack. ये ऐसा ही होता है कि बस गया, चेस्ट पेन, फीवर। अच्छा, यहां डिफरेंशिएट करेंगे, वहां फीवर नहीं होगा हार्ट अटैक में। जेकर जब इन्फ्लेमेशन ऑफ उस हार्ट की आएगी, इन्फेक्शन आएगा, तो फिर साथ जहां इन्फेक्शन आएगा फीवर आएगा। और अगर ये प्रेजेंटेशन और फीवर है तो आप ये समझें कि इन्फेक्शन है। स्ट्रेप्टोकोकस, बेसिलियम ओरम एंड कालमिया लेक्सिस। नेक्स्ट, एंजाइना। एंजाइना बार बार अटैक होता है, बार बार। और जी थोड़ा जब मैं वजन चुकता हूँ दर्द हो जाता है, खाना खाता हूँ पेन हो जाता है, वॉक करता हूँ पेन हो जाता है, और रिपीटेड होता रहता है। दैट इज द एंजाइना। फील्स लाइक एज स्क्वीजिंग पेन इन द प्रेशर ऑन द चेस्ट, इट अकर व्हेन नॉट। और यही इस तरह की जो सिम्टम है, ये एक आर्टरी का कोई मुंह खुला होता है, तो ये जब एफर्ट्स करते हैं उस पर प्रेशर पड़ता है तो ये पेन होता है। और यही बढ़ते 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 हार्ट अटैक, ये बढ़ते बढ़ते हार्ट अटैक। अब लेटोडेक्टिस मकड़ा बहुत अच्छा एंजाइना को रोकता है। पेस्ट यूं होगा, राइट को भी जाएगा, लेफ्ट को भी पेन जाता है, इसका दोनों तरफ जाता है इसका। एकोनाइट है, लेक्सिस है, सफोकेशन करेगा, पेन करेगा। जब भी दर्द होता है, पेन होता है, दरवाजे खोलो, खिड़कियां खोलो, तो लेक्सिस देंगे, फौरन ठीक कर देगा। कालमिया, कालमिया का रूट मैंने आपको बताया था, ऊपर से नीचे, वो जो स्ट्रेप्टोकोकस वाला रूट है इसका, पहले गला, फिर जोड़, फिर दिल। लिथियम कार, जोड़ों का दर्द, हार्ट का दर्द। मरीज का कहा जी मुझे जोड़ों का भी दर्द होता है, मेरा हार्ट का भी दर्द है, फिर लिथियम कार बड़े मजे की लगेगी। सेंचुरस, दर्द फ्रंट से बैक को जाएगा, यूं कहता है, यूं हार्ट में दर्द होगा जी, पीछे क्रॉस कर जाता है। सेंचुरस कभी फेल नहीं होती इस पे, यहां से पीछे जाएगा, यहां से पीछे जाएगा, यहां से, तो दवाइयां बदल जाएंगी। यहां से पीछे जाएगा तो फिर क्या, चिलिडोनियम है, यहां से पीछे जाएगा तो फिर बिस्मिथ है। ये स्टोमक का पैर है, एपिगेस्ट्रियम का। कालमिया भी यूं आता है, लेटोडेक्टिस भी यूं आता है, लेक्सिस भी यूं आता है। और यहाँ कोरिलेट करेगा, बाद दफ़ा हम इस बाजू के पेन को हार्ट के साथ रिलेट कर जाते हैं। नो, दर्द यहाँ से उठ के बाजू में जाएगा, दर्द यहाँ से उठ के बाजू में आएगा तो फिर सर्वाइकल के इश्यूज आ जाएंगे। इधर से आता है, हाँ जी इधर भी होता है जी, इधर भी होता है, फिर यूं आता है, फिर तो सर्वाइकल में कंप्रेशन आ रहा है। वो मैंने सर्वाइकल जो है इसलिए जान के छोड़ दिया है कि मैं वो चाह रहा हूँ कि मैं सारी रूमेटोलॉजी इकट्ठी कर दूँ। यहाँ से शुरू करेंगे ना, रीढ़ की हड्डी से टेल बोन तक करेंगे, फिर जोड़ करके स्मॉल सारे उसको फारग कर देंगे ना, वो एक की ज़रा समझने में आसानी हो जाएगी। अभी मैं यूं जा रहा हूँ, अभी मैंने अपर एब्डोमेन, फिर लोअर एब्डोमेन, मिडल सारा करके, फिर मैंने जेनेटल सिस्टम को करके, फिर हम उस पर चले जाएंगे। तो मेरे हाथ 2 लेक्चर शायद और खा जाएगा ये, एक लेक्चर तो पूरा रूमेटोलॉजी खाएगी ये।
उसको मैंने समझाना है ऑस्टियोफाइट क्या होते हैं, बल्ज क्या होता है, स्टेनोसिस क्या होता है, कहाँ क्या होता है, कहाँ क्या होता है। मज़े की साइंस है भाई वो। आप यूं एक्सरे देखें, नो क्वेश्चन, एक्सरे देखा, चल भाई बस है। हाँ, नो सिम्टम, पैथोलॉजी ओनली, एक्सरे, चलो जी, है ना मज़ा। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं ये कौन सी साइंस है इतना क्विक। वो यार मैंने ट्रांसफर का बताया ना आपको, गले के दर्द का कितना क्विक है, यूं टार्च मारी, टक टक दवाइयाँ नहीं आई, ये निकाल ये निकाल, ये है तो ये मिनट लगता है। इसी तरह हम सर्वाइकल स्पाइन ये सारा इसी तरह टिक टिक करेंगे, एक्सरे देखेंगे, उसकी देखें रिपोर्ट, चलो जी। सेंचुरस क्या है? अब आपको यहाँ देखें, एक भी सांप मिल रहा है, दूसरा भी सांप मिल रहा है, ये सेंचुरस भी सांप है, लेक्सस भी सांप है। जिंदगी को फना भी ये कर रहे हैं, जिंदगी को बचा भी रहे हैं ये, क्योंकि डॉक्टर के हाथ में जहर आ गया तो जिंदगी बच गई, दुश्मन के हाथ में जहर है तो जिंदगी गई। अच्छा, इसके साथ एक बड़ी मजे की दवाई है हेमोटॉक्सिलॉन। ये कहता है कि मरीज आके कहता है डॉक्टर साहब किसी ने यहाँ सलाख लोहे की घुसा दी है, लोहे की सलाख। वो कहते हैं यहाँ से दर्द क्रॉस कर रहा है, सेंचुरस। लोहे की सलाख जब आ गई दिल के अंदर घुस गई, हेमोटॉक्सिलॉन। नेक्स्ट एक दवाई में, मेरा एक दोस्त है डॉक्टर उस्मान खानेवाल, उसने यहाँ एक और दवाई बड़ी मज़े बताई, हालांकि वो लीवर की दवाई है, चेलिडोनियम। वो इस पेन में भी बड़ा मज़े का काम करती है और मैंने बेशुमार मरीज़ों को दी है, आप भी ट्राई करें। यहाँ चेलिडोनियम, ये पेन हार्ट का, इसे ऐड कर दें चेलिडोनियम, और वो कसरत से मैंने भी काफ़ी मरीज़ों को दी और वाकई फ़र्क पड़ता है। हालांकि वो कभी जहन में ही नहीं आती कि हार्ट में चेलिडोनियम का कोई रोल होगा, लेकिन वो काम करती है। एक और दवाई है मैग्नोलिया। ये कहता है कि ये ऐसा कहता है हार्ट अब बंद हो जाएगा, हार्ट बंद हो जाएगा, हार्ट मेरा स्टॉप कर जाएगा। ये किसकी सिम्टम भी है? ये जलसीमियम की भी है। ये चलेगा तो हार्ट स्टॉप हो जाएगा, ये जलसीमियम है, रुकेंगे तो हार्ट स्टॉप हो जाएगा, ये डिजिटेलस है। तो ये कह रहा है मैग्नोलिया में की सिम्टम है कि फील एज द हार्ट वुड सीज टू फंक्शन, हार्ट फंक्शन करना बंद हो जाएगा और चेस्ट पेन की कंप्लेन आएगी। साथ ये भी कहेगा डॉक्टर साहब कोई बात करो जी, मेरा दिल बंद होने लगा। दिस इज द प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन हार्ट के मरीज के अंदर आएगी, ये प्रेजेंटेशन इंजरी के अंदर नहीं आएगी, ये उधर नहीं आएगी, ये लंग्स में नहीं आएगी, ये किस में आएगी? हार्ट मेरा बंद होने लगा है। मजे की है ना साइंस। नेक्स्ट, ये दो दवाइयाँ ना अल्टर करती हैं उसको, जलसीमियम है और एक डिजिटेलस है, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे की, लेकिन वो भी यही कहता है मेरा दिल अब बंद हो जाएगा, ना चलूंगा तो बंद हो जाएगा, वो कह चलूंगा तो बंद हो जाएगा। यहाँ वो वैसे कह रहा है कि मेरा दिल अब बंद हो जाएगा, दर्द है मेरा दिल बंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। Aortic dissections. Aortic dissection is separation of the inner layers of the aorta, then main artery that lead from the heart
When this happen, a build up of blood can cause the artery to burst. आर्टरी को दो हिस्सों में कर देगा, ब्रस्ट कर देगा. Dissection is a life threatening, so require immediate medical help. तो यहाँ क्या आर्निका, ऑकोनाइट, कैक्टस, लेक्सिस, वराइट्रोमल्बम. अब ये बड़ी डिटेल है. आप कहेंगे ये हमें क्या पता चलेगा? ये डायग्नोज होके आ जाते हैं केसेस आपके पास, तो आपका जहन में हो, आपके जहन में हो. नेक्स्ट coronary artery dissections, sudden intense pain that happen to tear across the chest, neck, back. प्रेशर जब पड़ता है, नहीं निकलता तो बाद आर्टरी में टीयर आ जाता है. जब टीयर आ जाएगा, जब बस्ट हो जाएगी आर्टरी, ब्लड फ्लो इतना प्रेशर करता है कि आर्टरी को फाड़ के रख देता है, तो फिर आर्निका, फिर कैकेटस, लेक्सिस. नेक्स्ट, अब यहां एक और दर्द आ जाएगा 25 नंबर पे, पैंक्रियाटाइटिस. One rare symptom of the pancreatitis is a pain in the lower chest that is made worse by laying down flat. सीधा लेटता है तो दर्द बढ़ जाता है, और बैक पे दर्द होता है. कंप्लेन कहेगा कि यहाँ दर्द है और फिर पीछे चला गया. थोड़ा लोअर एरिया होता है इसका, थोड़ा लोअर एरिया होता है और पीछे होता है. इसके लिए आसान एक साथ आप फौरी तौर पे आप ये जज कर लें कि ये पैंक्रियाटाइटिस है, यहाँ से हुआ फिर बैक को जा रहा है, या थोड़ा यहाँ होगा तो बैक को जाएगा तो पित्ते का हो जाएगा. और पित्ते के, मेरा एक दोस्त है मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जो वो कहता है मैं पित्ते के दर्द को बड़े आसानी से पहचानता हूँ. मैं यहाँ उंगली रखता हूँ और मरीज को कहता हूँ सांस ले, तो वो फिर सांस नहीं ले सकता, कहता नहीं मेरा सांस रुक जाएगा. दिस इज स्पेसिफिकली सिम्टम ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन. यूं प्रेस करें, और लिवर का पेन यूं पूरा एरिया घेरा होता है, यूं पूरा एरिया. ये थोड़ा एरिया, वो पूरा एरिया घेरा होता है. लिवर का पेन भी पीछे जाता है लेकिन एरिया ज्यादा घेरा होता है, यूं टेंडर होता है एरिया. देखिए ना, डायग्नोसिस मजे की है ना. यूं रखो, सांस लो, नहीं सांस नहीं. फिर अब आयरस वर्स्कुलर है, पैंक्रियाटिनो में, चिलिडोनियम है, कोनियम है, ड्रास्टस है, सियानोथिस है. ये किसकी पेन की है? और आयरस वर्स्कुलर बहुत अच्छा, पैंक्रियाटिनम बहुत अच्छा रोकती है. और टेस्ट रिक्वायर कर दे, माइलेज, लाइपेज, रेज होंगे. 2 टेस्ट लिख दें कि आप जनाब ये लाइपेज करा लें, माइलेज करा लें. रेज हो गए, कन्फर्मेशन होगी कि इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियाटिस है. मरीज भी खुश और आपको भी इन्वेस्टिगेशन भी हो जाएगी. राइट, ये पेन है यहाँ पीछे है. ये जो होगा, चूँकि जो लबलबा होता है ये उसके थोड़ा सा राइट को होता है, लिवर गॉलब्लैडर के थोड़ा राइट पे यूं लंबी टोन बनाई होती है और फिर मैदे के साथ टच हो रहा होता है. अब यूं ही मैदे के साथ नीचे फिर स्प्लीन लगी होती है, वो इधर आ जाएगी. मोस्टली कॉमनली स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है, यहाँ डल सी हैवीनेस फीलिंग आ जाती है. आपको स्प्लीनिक का बहुत कम पेन होता है लेकिन हैवीनेस आ जाती है, तो फिर वो चाइना है, सियानोथिस बहुत अच्छा उसको ठीक कर देती है. नेक्स्ट द pulmonary hypertension.
Pulmonary hypertension is the blood pressure in the arteries that carry blood to the lungs. जो lungs को आर्टरी जा रही है उसकी प्रॉब्लम की वजह से ब्लड प्रेशर रेज होता है. In some case this may result in the chest pain. Belladonna, Glo9 बहुत कॉमनली यूज होगी. जब ब्लड प्रेशर की वजह से चेस्ट पेन हो जाएगा तो फौरी बेलाडोना दे, फौरी ग्लोनाइन दे, सेटल डाउन कर देगा. नेक्स्ट, इसमें आप राउल्फिया भी दे सकते हैं, इसमें आप फिर ब्राटा मेयोर है, इसमें ओरोमेट है, इसमें रेडियम है, बाकी चीज़ें भी हैं. लेकिन जब एक्यूट आपको नज़र आएगा तो एकोनाइट, बेलाडोना, ग्लोनाइन फौरन जाती है. नेक्स्ट, अच्छा 26 की थी, 32 वाली नहीं की थी ना, ये ठीक. अब इसके आगे आ जाएगा वो, फिर मेरा बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाएगा लंबा में. अब हम इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपर एब्डोमेन करेंगे जिसके साथ गॉल ब्लैडर भी आ जाए. वैसे तो मैं बोल भी गया हूँ, लेकिन हम लिवर को भी करेंगे, फिर स्टमक को भी करेंगे, फिर ड्यूडेनम को भी करेंगे, फिर हम सेंट्रल एब्डोमिनल एरिया, आंतों का दर्द आ जाएगा, उसको करेंगे. फिर इधर आ जाएगा लोअर एब्डोमेन, अपेंडिक्स, ओवरी, किडनी, यूट्रस, जेनिटल सिस्टम का सारा वो हम करेंगे. एड्रेनल ग्लैंड आ जाएगा, उसके पेन आ जाएंगे. और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे एक्सट्रीमिटीज़ पे, फिर उस पे चले जाएंगे. हैं जी, रोमेटोलॉजी पे चले. फिर हम कुछ पेन जहाँ चेस्ट के अभी एक पेन रह गया उसको नोट करें कि हम इस मेमोरी पेन्स, मेमोरी ग्लैंड्स का पेन अभी रह गया है, उसको अगर ऐड करते हैं तो मैं साथ साथ उसको भी कर जाता हूँ. क्यों जी, फिर ये एरिया सारा क्लियर हो जाएगा. चेस्ट के अंदर ही आ जाता है, ये ब्रेस्ट पेन आ जाते हैं. तो ब्रेस्ट पेन में मोस्ट कॉमन कॉज जो होती है, लंप आ जाता है. ब्रेस्ट के अंदर लंप आ जाएगा और फिर उसकी एब्सिस भी आ जाता है. इसी तरह हम लिवर के एब्सिस भी करेंगे. लेकिन अब ब्रेस्ट के अंदर एक तो वो औरतें उनको पेन होता है जो बच्चे पैदा करने के बाद फीड नहीं करवाती, तो उनका पेन आ जाता है. फिर यहाँ चोट का भी पेन आ जाता है. अक्सर कोई बच्चा की हाथ लग गया, कोई बॉडी की टच कर गई या कुछ, तो ब्रेस्ट पेन आ जाता है. वो क्या करेंगे, जहाँ भी ग्लैंड्स के अंदर इंजरी के पेन आ जाएंगे, वहाँ के आर्निका, वहाँ बैलस परनस, वहाँ कोनियम, वहाँ ओरोमेट. तो ब्रेस्ट इंजरी की वजह से कोई पेन आ जाता है तो आपने फ़ौरन हिस्ट्री पे जाके फ़ौरन को जी चोट लगी है, आपने आर्निका, बैलस, कोनियम को एड्रेस करना है. ये दो बड़ी दवाइयाँ हैं, बैलस परनस और कोनियम. चाहे वो टेस्टिकल इंजरी है, किसी भी ग्लैंड्स की अगर इंजरी है तो ये दो दवाइयाँ फौरी दो. फिर ये दूध ना पिलाने की वजह से दर्द आ जाता है तो पल्साटीला है, लेक्सिस है, लेक्कैन बहुत बड़ी दवाई है, दूध ड्राई भी कर देती है. ये अक्सर मैं फीमेल्स आके कहती हैं जी वो जी दूध जो बच्चे को बंद करना, ड्राई करना, अब लेक्कैन की एक डोज सीएम की ड्राई कर दे. अब लंप आ गया था तो लंप की वजह से पेन आ रहा था. यहाँ बहुत अच्छा काम करती है, सबसे ज़्यादा जो काम करती है ब्रेस्ट के पेन में वो है एस्टेज रूब्रम, बुफो, फाइटोलैका, कोनियम, कार्बो एनिमेलिस. हार्ट स्टोन के पेन जो होते हैं, स्टोनी लाइक ट्यूमर है, कार्बो एनिमेलिस. कोनियम भी स्टोनी लाइक पेन है. और वैसे जो पेन बहुत ज़्यादा कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो एस्टेज रूब्रम करते हैं. बुफो भी बहुत अच्छा करते हैं. फिर कार्सिनोसम दे सकते हैं, फिर सिक्रीनम दे सकते हैं. राइट, कुछ
चेस्ट को फिर मैं वापस आ जाता हूँ 4-5 हिस्सों में। इंजरी को करेंगे स्पाज्म, लंग्स को कंसीडर करेंगे, ओसोफेगस को कंसीडर करेंगे, हार्ट को कंसीडर करेंगे। तो ये 4-5 जो मैन हैं, लेकिन फिर इसकी हमने आपको डिटेल भी, यहाँ होगा तो ये होगा तो ये होगा, ये होगा, सारा मैंने कर दिया, कख नहीं छोड़ा। फिर भी कोई सवाल है तो मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। पेरिडोसी की सर 2 टाइप्स होती है। पेरिडोसी की 2 टाइप्स होते हैं, कोल्ड पेरिडोसी, ड्राई पेरिडोसी। ड्राई पेरिडोसी में पेन होता है, क्या ब्रायोनिया झिल्लियाँ खुश्क हो जाती हैं। मज़े की दवाई।